हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको सामने फोटो दिख रही है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, एंड आपको उसके बगल में एक पिक्चर दिख रही है जो पिक्चर कुछ आपको मैसेज देगी। ठीक है, जब आप ये पोम पढ़ेंगे यूलिसीज, ये बहुत वन ऑफ माय फेवरेट पोम है क्योंकि इस पोम की एक एक लाइन जो है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको जीवन जीने का सलीका बताती है कि आपको अगर जिंदगी जीना है तो कैसे जीना है। कीड़े मकोड़ों की तरह पृथ्वी पर सिर्फ आप जीवन यूं ही वेस्ट करने के लिए नहीं आए हो कि बस किसी तरह रहे, खाए, पैसे जमा किए, लूटे खरोटे और मर गए। ये लाइफ नहीं है। लाइफ क्या है, लाइफ में क्या करना है, ये आपको आज इस पोम के थ्रू पता चलेगा। तो इस पोम को चलिए हम साथ ही साथ पढ़ते रहते हैं, और मैं आपको एक और आंसर देने वाली हूं कि हम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार किसी ना किसी मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं और कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ढूंढते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं, क्यों मैं अपने आप को नहीं मोटिवेटेड रख पा रहा हूं। तो उनका भी मैं जवाब दूंगी, एक शॉर्ट सोल्यूशन बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो पोम है वो भी आपको यही सब कुछ बताने वाली है। तो सब कुछ देखेंगे, इसका फिगर ऑफ स्पीच, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एंड बायोग्राफी तो हम अलग से कर ही रहे हैं। ठीक है, सभी राइटर्स की अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। बायोग्राफी को हम कंप्लीट करवा रहे हैं इन डिटेल विथ उनके जो भी रिलेटेड एरा हैं उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए आपका जो है ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक एक्सक्यूज चाहूंगी, वो ये है कि मुझे थोड़ा सा भी कोल्ड एंड कफ है, तो इस वजह से हो सकता है आपको वॉइस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस महसूस हो, तो उसके लिए मुझे पहले से ही क्षमा कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये जो यूलिसीज है इसकी जो है डेट के बारे में, यानी कि ये आप 1833 में क्या है लिखी गई है। और ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो फ्रेंड हैं ऑथर हेनरी हेलम, उनकी जो है ये डेथ के बाद लिखा गया है। लिखा हुआ है, ये चैट जीपीटी गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, यहाँ से बनाना ना गड़बड़ हो जाता है। बनाने पहले मैटर थोड़ी वो करती हूँ मैं। कह तो रहे बुक ला दीजिए, वहीं से पीपीटी बना ले। हाँ, मेरे पास मैटर ही नहीं है। तो आइए चलिए इस पोम को पढ़ना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो रिटन एंड पब्लिश डेट है इसको देख लेते हैं। तो ये जो इनकी पोम है वो लिखी गई है 1833 में। कब लिखी गई है? 1833 में लिखी गई है, एंड शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ टेनिसन क्लोज फ्रेंड ऑथर हेनरी हेलम। अब मैं आपको बताऊं कि ऑथर हेनरी हेलम से रिलेटेड दो इन्होंने, आप समझ लीजिए कि ये जो इनका एक वर्क है जो यूलिसीज है, ये इन्होंने ऑथर हेनरी हेलम की डेथ के बाद लिखा था। और एक और पोम है जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, वो है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ब्रेक 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 में इन्होंने क्या किया है, वो जो लॉस है ऑथर हेनरी हेलम का, उसको वहां पर दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसकी डेट के बारे में देखते हैं कि इसकी डेट क्या है। तो ये है आपका 1833 में लिखा गया है। ठीक, अगर बात करें तो 1833 में ही क्या होता है, इनके फ्रेंड की डेथ भी होती है। किसकी? ऑथर हेनरी हेलम की।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पब्लिकेशन डेट के बारे में। तो ये पब्लिश हुई है 1842 में इन द सेकेंड एडिशन ऑफ पोम्स विथ रिवीजन। ठीक, अगर फॉर्म्स की बात करें तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसे कि हमने माई लास्ट डचेस पढ़ा था ब्राउनिंग का, वो भी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये टर्म स्पेशली अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे लिटरेरी टर्म्स आते हैं तो वहाँ पर आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसको हम डिटेल में तो उसी पार्ट में पढ़ेंगे, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में। लेकिन अभी आप थोड़ा सा जान लो कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये क्या होता है। ये एक पोएटिक फॉर्म होता है और इसमें क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर होता है, सिंगल स्पीकर होता है जो कि अपनी बातें कह रहा होता है और यहाँ पर एक लिसनर भी होता है। लेकिन वो लिसनर कैसा होता है, वो लिसनर साइलेंट होता है, यानी कि वो लिसनर कुछ भी बोलता नहीं है। इवन जो स्पीकर है वो जो बोल रहा है उसकी बातों का भी रिप्लाई नहीं करता है। लेकिन वो जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला ऑडियंस है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, वो सब कुछ किसके थ्रू पता चलती है, वो उस सिंगल जो कैरेक्टर है जो बोल रहा है, जो स्पीक कर रहा है, उसी के थ्रू पता चलती है। तो यही है इसका मीन। मोनो मीन्स होता है एक, लॉग मीन्स होता है स्पीच, यानी कि सिंगल पर्सन की जो एक स्पीच होती है उसे क्या बोलते हो आप, ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हो। और इसमें ध्यान रखिएगा एक साइलेंट जो है वो ऑडियंस होती है, साइलेंट लिसनर होता है। लेकिन हाँ, उस लिसनर के बारे में जो भी थॉट्स हैं, उसकी जो भी चीजें हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, आसपास बैठा है या बातों को सुन रहा है, वो कैसे पता चलता है, वो इस कैरेक्टर के द्वारा ही पता चलता है, जो कि कौन होता है, स्पीकर होता है। क्लियर है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऐसे ही माई लास्ट डचेस में भी हमने देखा था। और यहाँ पर देखिए जो माई लास्ट डचेस के बाद हम पढ़ रहे हैं आज यूलिसेस, ये भी क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इसमें क्या होता है, जो आपका यूलिसीज है ये क्या होता है, ये स्पीकर होता है। कौन होता है, स्पीकर होता है। और जो यूलिसीज है द रोमन नेम ऑफ ओडिसियस, ओडिसियस का रोमन नेम भी क्या है, यूलिसीज है। द लेजेंडरी ग्रीक हीरो फ्रॉम होमर्स ओडिसी से ये नेम लिया गया है। हु रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज रेस्टलेस एंड डिजायर फॉर एडवेंचर, यानी वो जो बंदा है, जो यूलिसीज है, यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई है, ये रिफ्लेक्ट करने का प्रयास किया गया है कि वो बिल्कुल रेस्टलेसनेस एंड उसके अंदर डिजायर है हमेशा एडवेंचर की, उसके अंदर भूख है सीखने की, शिक्षा की भूख है, एजुकेशन की भूख है, उसके अंदर है जीवन को अंतिम घूंट तक पीने की भूख है, ललक है कि वो जीवन में कुछ ना कुछ करता रहे, खाली बैठना उसे स्वीकार नहीं है। तो ये चीज उसने बताई है। तो इस पोम के माध्यम से आपको बहुत 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 कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपके जो खून है ना वो ठंडा पड़ चुका है, तो आज इस पोम को पढ़कर आपके अंदर जो खून है वो बिल्कुल उबाल मारेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे और मेहनत से अपना काम करना चाहिए, अगर आप थोड़े भी ढीले हैं तो। अदरवाइज अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली समझो कि आप इस पोम को फॉलो कर ही रहे हो। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है। एंड व्हाट इज ब्लैंक वर्स, तो अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि यहाँ पर आइएम्बिक पेंटामीटर मीन्स होता है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड। एंड ऐसा जो स्ट्रक्चर जो है, यानी कि कोई भी वर्ड है उसे प्रोनाउंस करने में जब पहला जो सिलेबल है वो आपका अनस्ट्रेस्ड होता है, उसके बाद स्ट्रेस आता है, तो उसे हम आइएम्बिक बोलते हैं, आईएम बोलते हैं। एंड पेंटामीटर मीन्स होता है 5 टाइम्स, जब ये रिपीट होता है 5 टाइम्स आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये चीज मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ ये जो है वो राइमिंग नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर अनराइम्ड कहा गया है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज ब्लैंक वर्ड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक वर्ड्स क्या है, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। तो ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ब्लैंक वर्स के फॉर्म में लिखी हुई है। क्लियर है। और इसमें 100 जो है वो सिलेबल्स होते हैं, क्योंकि 5 आप देख रहे हो, तो ये जो एक है इसमें ये जो 2 का पेयर बन रहा है आपका अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, इसको आप क्या बोलोगे, ये पूरा कंबाइन तो एक है, लेकिन अगर आप इसमें सिलेबल्स काउंट करो तो कितने हैं, 2 हैं। और इस तरह के 5 बनेंगे तो टोटल कितने होंगे, 10 सिलेबल्स होंगे। ये सब कुछ डिटेल में जब हम मीटर पढ़ेंगे, जब हम पोइट्री वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ड्रामेटिक एंड एपिक पोएट्री, मतलब कि ये जो ब्लैंक वर्स फॉर्म है, ये जो ब्लैंक वर्स स्ट्रक्चर है, इसको कॉमनली इंग्लिश पोएट्री में काफी ज्यादा यूज किया गया है। आपने देखा भी है जब हमने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है, जॉन मिल्टन को पढ़ा है, तो हर जगह हमने ब्लैंक वर्स का यूज देखा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर है। तो इस पोम में भी आपको ये स्ट्रक्चर यूज होता हुआ मिल जाएगा।
अगर बात करें लेंथ की तो अप्रोक्स 70 लाइंस की ये पोम है। इट मीन्स इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है। तो आपको थोड़े टाइम तक मेरे साथ टिक कर बने रहना है, आपको इंटरेस्ट आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन बस आपका मन इधर होना चाहिए। मन कहीं भी इधर उधर भागेगा भाई तो फिर उसका तो कोई इलाज है ही नहीं, उसको सिर्फ आप ही पकड़ सकते हो। तो अब आइए बात कर लेते हैं डिवीजन की। तो ये जो पूरी 70 लाइन है, 70 लाइन्स है, ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें कि आपको जो लाइन 1 से लेकर 32 नंबर की जो लाइंस मिलती हैं उसमें एक्चुअली आपको थोड़ा सा जो यूलिसीज का डिससेटिस्फैक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यूलिसीज एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विथ हिज आइडल लाइफ एट होम इन इथाका। उसका घर कहाँ पर है? इथाका में उसका घर है। तो वो अपने घर में है इथाका में, और वहां पर वो किस पोजीशन पे है? जरा आप सोचो तो, वो एक किंग की पोजीशन पर है। वो किंग है, फिर भी सोचिए वो डिससेटिस्फाइड है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कोई किंग होकर भी कैसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता अपनी लाइफ से? उसके पास तो सब कुछ है, स्टिल वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। रीजन आपको आगे पता चलेगा क्यों नहीं है। क्योंकि वो जो बंदा है, जो यूलिसीज है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है अपनी लाइफ में एडवेंचरस लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, यानी कि हर समय उसे कुछ ना कुछ खोज करनी है, कुछ सीखना है, कुछ लर्निंग करनी है, कुछ एडवेंचरस करना है, यूं ही खाली नहीं बैठे रहना है। तो ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ये आपको लाइन 1 से लेके 32 तक में ये चीज देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद फिर वो आपको बताएगा लाइन 33 से लेके 43 तक अगर बात करें तो उसमें जो यूलिसीज है वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जो बेटा है ना टेलीमेकस, कौन है? मेरा बेटा टेलीमेकस है। मैं तो जा रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह से किंग बनकर नहीं रह सकता। मैं एक आलसी किंग की तरह जिसका काम लोगों के ऊपर रूल करना है, जिसकी लाइफ में कोई एडवेंचर है ही नहीं, कोई लर्निंग है ही नहीं, बिल्कुल सुबह उसी तरह से वही दिनचर्या, वही रूटीन, सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, खाना पीना है, शासन करना है, सो जाना है। ऐसी बिल्कुल भी लाइफ मुझे नहीं चाहिए, नीरस लाइफ नहीं चाहिए। तो मुझे तो क्या चाहिए? मुझे एडवेंचर चाहिए, जहां पर हर दिन हर क्षण जीवन से जीवन के लिए लड़ना पड़े, वो लाइफ मुझे चाहिए। तो मैं तो भैया जाऊंगा, इसलिए मेरे पीछे से मेरा बेटा जो टेलीमेकस है वो क्या करेगा? वो इस प्लेस को रूल करेगा, यानी आप लोगों के ऊपर शासन करेगा, यानी मेरा प्लेस, मेरी जगह वो लेगा। अब आप भाई वो अपने बेटे को इतनी बड़ी पोजीशन, एक किंग की पोजीशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो थोड़े उसके क्वालिटीज के बारे में भी बताएंगे। तो वो क्या करेंगे? प्रेज करते हैं अपने बेटे को और ये क्लियर करते हैं, मेक्स क्लियर दैट ही डज नॉट बिलोंग इन द वर्ड ऑफ गवर्नेंस, यानी कि वो इस जगह से बिलोंग नहीं करता, उसका भी ये काम नहीं है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो वो ये काम करेगा और बखूबी वो ये काम कर सकता है क्योंकि उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं। ठीक, आगे देखिए लाइन 44 से लेकर 70 तक जो कि एंडिंग लाइन है, जिसमें वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे अराउजिंग कॉल टू हिज ओल्ड कॉमरेड्स, यानी कि वो जो भी पीछे के लोग रहे हैं, जो उसके पुराने साथी रहे हैं, जिन्होंने उसकी यात्रा में पहले भी कभी साथ दिया है, तो वो उन लोगों को क्या करेगा? आमंत्रित करेगा और कहेगा कि आओ एक बार और चलते हैं इस जीवन यात्रा में, इस एडवेंचरस भरी लाइफ में फिर से एक बार निकलते हैं। और ये लाइन जो एंड होती है वो किसके साथ एंड होती है? बहुत 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 ही ब्यूटीफुल लाइन है जिसके साथ ये एंड होती है। वो लाइन है आपकी, टू स्ट्राइव, टू स्टीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रयास करना, खोजना, पाना, मतलब सब कुछ करना, नॉट टू यील्ड, लेकिन झुकना मत, कभी कभी हार मत मानना, यही वो संदेश देता है। ठीक है, तो अब आइए, इतनी जो ब्यूटीफुल सी पोएम है, मैंने आपको एक झलकियां दिखा दी, आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रख लिया कि ओवरऑल हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पोम में और ये पोम कैसी होने वाली है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब आइए हम इसको लाइन बाई लाइन देखते हैं। स्टार्ट करें? रेडी? वेरी गुड। तो देखिए लाइंस की अगर बात करें, लाइंस 1 to 5 हम पहले देखेंगे। इट्स लिटिल प्रॉफिट, कैसा है? लिटिल प्रॉफिट है, मतलब ना के बराबर। मैंने पहले भी आपको बताया है, चूंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको ग्रामर भी पढ़ना है साथ ही साथ, तो ग्रामर में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब भी हम लिटिल का यूज करते हैं कहीं भी, तो उसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम, बिल्कुल शून्य, ना के बराबर। जब हम अ लिटिल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या वो कह रहा है? वो कह रहा है इट लिटिल प्रॉफिट, यानी बिल्कुल ना के बराबर प्रॉफिट है, दैट एन आइडल किंग, यानी कि बिल्कुल एक निठल्ला, एक आलसी राजा बने रहने में, यानी ये जो किंग की पोजीशन है यहाँ पर ऐसे रहने में, एक जो रूटीन भरी दिनचर्या है उसे जीने में, लोगों के ऊपर शासन करना, ये कैसा है? लिटिल प्रॉफिट है, यानी इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल व्यर्थ है एक निठल्ला राजा बने रहना। बाय दिस स्टिल हर्थ among these barren crees matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and not
नो नॉट मी। आगे वो क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए स्टिल हीथ मतलब होता है शांत चूल्हा। क्या है चूल्हा, गांव वगैरह में आपने चूल्हा देखा होगा ना, जी हाँ वही चूल्हा। शांत चूल्हा मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, लोग बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, बिल्कुल शांत है। और यहाँ पर उन्होंने ये सिंबलाइज करने की कोशिश की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाना बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमंग दीज बैरन क्रेज, यानी कि इन बंजर चट्टानों के बीच, बैरन क्रेज मीन्स होता है बैरन चट्टाने, बंजर चट्टाने, इन बंजर चट्टानों के बीच, इन ठंडे पड़े शांत चूल्हों के बीच, एंड मैच्ड विथ एन एज्ड वाइफ, और एक बूढ़ी सी औरत के बीच, यानी मेरी जो वाइफ है वो बूढ़ी हो चुकी है, तो उस बूढ़ी औरत के साथ आई मीट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू एन सैवेज रेज, यानी कि माप तोल कर बांटू अन्यायपूर्ण कानून एक जंगली जाति को, सैवेज रेज, यानी कि मैं एक राजा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर माप तोल कर, मेड एंड डोल, यानी कि मैं माप तोल कर, अनइक्वल लॉज, मैं क्या कर रहा हूं, लोगों के लिए नियम बना रहा हूं, कानून बना रहा हूं, उनके ऊपर क्या कर रहा हूं, शासन कर रहा हूं, और किसके ऊपर, एक सैवेज जाति के ऊपर, एक सैवेज रेज के ऊपर। अब आपको पता चलेगा कि इन्होंने इनको सैवेज क्यों बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि दैट होड, ये लोग किस चीज में जुटे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ होड यानी जमा करने में लगी हुई है। उसको बस ये लगता है कि कितना ज्यादा वो पाए, कितना इकट्ठा कर ले, कितना पैसे कमा ले, कितना लूट ले, कितना रख ले, मतलब सिर्फ और सिर्फ जमा करने का उसके उन लोगों के अंदर ये चीज भरा हुआ है। स्लीप, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोना है, वो अपना काम किए उसके बाद सो गए। फीड, सिर्फ और सिर्फ खाना है। एंड नो नॉट मी, और मुझे जानते तक नहीं है वो लोग, यानी मुझे जानते तक नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये जो जाति है, ये जो सैवेज जाति है, जिनके ऊपर मैं रूल कर रहा हूँ, जिनका मैं राजा हूँ, जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, नियम कानून बना रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं शासन कर रहा हूँ, वो लोग सारा दिन किन चीजों में व्यस्त रहते हैं, सिर्फ खाने में, कमाने में, सोने में, जुटाने में। ऐसे लोग हैं ये लोग। तो इनके हिसाब से तो ये लोग बेकार ही हुए ना, क्योंकि इनके हिसाब से जो लाइफ है वो बर्बाद करने के लिए नहीं है, वो कुछ ना कुछ गेन करने के लिए है। तो इनकी बिल्कुल एक जैसी दिनचर्या है। और इतना नहीं, ये मुझे जानते तक नहीं है किस रूप में, जिस रूप में मैं जाना चाहिए, यानी कि मैं एक क्या हूं, मुझे किंग के रूप में नहीं, बल्कि जो मेरी एडवेंचरस लाइफ है, जिसके लिए मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, वो मुझे जानते तक नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। 1 to 5 में उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या हूँ, एक ऐसी जगह का राजा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल लिटिल प्रॉफिट है, व्यर्थ है ऐसा राजा होना, जहां पर चूल्हे भी शांत है, जहां पर बंजर जो है चट्टाने हैं, एक बूढ़ी सी वाइफ है, एंड लोगों के लिए कानून बनाना, उनके ऊपर शासन करना, अनइक्वल लॉज, और कैसे लोग जो दिन भर खाली खाने कमाने और सोने में व्यस्त हैं और मुझे जानते तक भी नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया लाइन 1 to 5। इसके आगे देखिए वो कहेंगे 6th लाइन में, आई कांट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, यानी कि मैं अब यात्रा से विश्राम नहीं कर सकता, यानी कि मेरा पैशन है ट्रैवल करना। क्या है, मुझे लाइफ को उसकी अंतिम घूंट तक पीना और जीना पसंद है। ठीक है, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मेरी फेवरेट लाइन है। इससे पहले मैंने आपको एक पोम पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ना कि एक लाइन और थी जो कि मेरी वन ऑफ फेवरेट लाइन थी, जैसे कि आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, ये मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी एक फेवरेट लाइन है। एंड एक ये है कि आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यानी कि मैं जिंदगी को उसके अंतिम घूंट तक पीना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। इट मीन्स ये है कि मैं जिंदगी का जो एक एक क्षण है, एक एक पल है, उसे जीना चाहता हूं, उसे साकार करना चाहता हूं, कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूं, व्यर्थ में बैठे नहीं रहना चाहता, व्यर्थ में जीवन आलसी रूप में नहीं बिताना चाहता हूं। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि आई कैन नॉट रेस्ट, मैं रेस्ट नहीं कर सकता ट्रैवल से, क्योंकि जो ट्रैवल है वही मेरी एडवेंचरस, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ है। तो आपको समझ में आया कि आपको भी क्या करना है, लाइफ में खाली नहीं बैठे रहना है। हम यूं ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं और समय बर्बाद करने के बाद हमें रिग्रेट होता है, हमें ये फील होता है कि हम अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो पता है, आप एक और जो मैंने आपसे कहा था मोटिवेशन लाइन कि क्यों मोटिवेशन वर्क नहीं करता, उसका आंसर मैं यही देना चाहूंगी आपको। बस आपके कुछ मिनट लूंगी, वैसे भी मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में पोम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक नहीं 10 नहीं, आप चाहे संदीप माहेश्वरी जी की वो देख लो, वीडियोस देख लो, चाहे कोई भी मूवी देख लो, चाहे किसी भी टीचर का मोटिवेशन आप सुन लो, आप उससे पूरा एग्जाम की डेट तक अपनी पूरी लाइफ कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकते। क्योंकि कोई भी बंदा हर एक सेकेंड, हर एक पल बाहरी मोटिवेशन से कभी मोटिवेटेड नहीं हो सकता। वो मोटिवेशन आपको क्षणिक होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 दिन, 2 दिन के लिए आपके खून उबालेगा, उसके बाद आप शांत हो जाओगे, फिर उसी ढर्रे पे चले जाओगे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो पर्सनली फील किया है, मुझे लगता है लाइफ में मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन है। जो कि आप मेरी हर वीडियोस में ये लोगो आप देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। यानी कि एक बार आपका मोटिवेशन तो डाउन हो सकता है, सपोज दैट आज सुबह मैं सोकर उठी, मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है पढ़ाई करने का, या मेरे पास मोटिवेशन नहीं है पढ़ाने का। जैसे आज मैं बात करूं,
तो मैं आज बहुत अच्छा फील नहीं कर रही थी। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्योंकि डिसिप्लिन है, मुझे क्लास लेनी है, मतलब क्लास लेनी है, तो मेरा मोटिवेशन लूज हो सकता है ना कि चलो ठीक है, चैनल है, हो ही जाएगा, पढ़ ही जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिसिप्लिन है कि मैंने कुछ 6 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं, इन एनी कंडीशन, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप खाना मत खाओ, आप और भी काम मत करो, जो भी है उसको आप साइड करो, लेकिन अपना टाइम निकालो, अपनी डिसिप्लिन पे काम करो, ठीक है। तो मुझे ये लगता है लाइफ में मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, और जिस दिन आप डिसिप्लिन बनाना स्टार्ट कर दोगे, अपने मन को हराना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आप जीत जाओगे। क्योंकि जीवन में सबको हराना आसान है, खुद को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये था आज का, आप देख लो आपके काम का है या नहीं। आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि आई कांट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, यानी कि मैं ट्रैवल से रेस्ट नहीं कर सकता, मुझे ट्रैवल करना है। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट, यानी मुझे जिंदगी को उसकी अंतिम घूंट तक पीना है, यानी जीना है मुझे अपनी जिंदगी को। एंड ऑल टाइम आई हैव एंजॉयड greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through swooning drift the rainy heights west the dim sea I am became a name। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि उन्होंने लाइफ को जिया कैसे है। यहाँ पर 3-4 पंक्तियों में ही उन्होंने आपको क्या है, एक जो झलकियां हैं वो अपनी ही दिखा दी हैं। उन्होंने क्या है बता दिया है, उन्होंने ये कहा है आपसे कि ऑल टाइम आई हैव एंजॉयड, यानी हर समय मैंने क्या है, जिंदगी को एंजॉय किया है, जिंदगी को मैंने क्या किया है, जिया है, एंजॉय किया है, ग्रेटली, बहुत ज्यादा, हैव सफर्ड ग्रेटली। एंड मैंने ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रही हैं, यानी कि मैं जब ट्रैवल पे निकलता हूँ, जब मैं एडवेंचर पे निकलता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होता है, बहुत सारी विषम परिस्थितियों का भी मुझे सामना करना पड़ता है। हैव सफर्ड ग्रेटली, मैंने सफर भी बहुत ज्यादा क्या है, बहुत मुसीबतें भी देखी हैं। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी, यानी ऐसे अपने उन लोगों के साथ भी मैंने ये पल, ये दोनों पल, ये एंजॉयमेंट वाले पल यानी खुशी वाले पल, और ये जो सफरिंग वाले पल हैं, जो पीड़ा वाले कठिन परिस्थितियों वाले पल हैं, ये दोनों ही पल मैंने अपने प्यारे लोगों के साथ, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी यात्रा में रहते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उनके साथ मैंने इन दोनों पल को बिताया है। एंड अलोन, और अकेले भी मैंने इन पलों को जिया है, यानी अकेले भी मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया है, एंड अकेले भी मैंने अपनी लाइफ में सफर भी किया है। यानी कि मैं क्या किया हूँ, मैंने बहुत ज्यादा आनंद भी लिए हैं लाइफ के, और मैंने बहुत ज्यादा कष्ट भी क्या किए हैं, झेले हैं, अपने प्रियजनों के साथ भी और अकेले भी। आगे देखिए फिर वो कह रहे हैं, किनारे पर और समुद्र में जब ये हिट्स होते हैं, हिट्स क्या होते हैं, जब आप समुद्र में देखिए, समुद्र में दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ आसमान, और नीचे पानी दिखाई देता है। तो जब आप अपनी शिप पर हो या आप जिस पे भी हो उस पे हो, तो आपको क्या है, स्टार्स दिखाई देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, वो रेनी हेड्स, यानी वो संकेत देते हैं आने वाले तूफान का, कि कितनी तेज तूफान आने वाला है, इस समुद्र में कितनी तेज बारिश होने वाली है। तो ये चीजें भी हमने झेली हैं। सोचिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, कि मतलब इतना भयंकर तूफान और इतना बारिश, इतना सब कुछ होता है, मतलब उनके जिंदगी का पता ही नहीं होता आज है कि नहीं, एक पल है कि नहीं। वैसे तो किसी की भी जिंदगी का नहीं पता, लेकिन वो खुद वहां गए हैं ना, बाई चॉइस वहां पर गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वो बाई चॉइस उन्होंने वो लाइफ, एडवेंचरस लाइफ उन्होंने चूज किया। तो वही वो कह रहे हैं, एंड व्हेन, जब भी मैं क्या करता हूं, मैं जो है उस किनारे पर, ठीक, यानी कि ड्रिफ्ट पे मैं उस किनारे पर होता हूं, या फिर जब भी मैं उस समुद्र के होता हूं, तो वो जो बरसाती तारे हैं, बरसाती तारे ने गहरे सागर को झकझोरा है, यानी कि क्या किया है, वेज द डिम सी, यानी बहुत तेज रेन भी आया है। वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत इजी रही है, यानी जब मैं ट्रैवल पे निकला हूं, जब मैं एडवेंचर पे निकला हूं, तो बिल्कुल वो बरसाती जो तारे हैं, जो हेड्स हैं, यानी वो जो समूह है, वो बिल्कुल उनको देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है। और उन तूफानों ने, उन रेन्स ने क्या किया है, उस समुद्र को बिल्कुल घेर सा लिया है, बिल्कुल घेरा है। मैंने इन चीजों को भी क्या किया है, महसूस किया है। एंड आई बिकेम द नेम, यानी अब मैं क्या हो गया हूं, और अब मैं क्या हूं, अब मैं केवल एक नाम बन गया हूं। यानी कि क्या है, मुझे मेरे नाम से, मुझे मेरे एडवेंचर से जाना जाता है। आई बिकेम अ नेम, एडवेंचर और मैं सिमिलर, यानी कि मेरा नेम जो है वो एक एडवेंचर का सिंबल है। मैं क्या हो गया हूं, आई बिकेम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हर्ट। कैसे वो रोम करते रहे हैं, यानी कैसे वो भटकते हैं, विद अ हंग्री हर्ट, हमेशा एक हंग्री हर्ट की तरह। अब देखिए ये तो बहुत, मतलब बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच है ये लाइन, ये वर्ड हंग्री हर्ट।
वैसे तो आप देखो तो यहाँ पर किसका पर्सोनिफिकेशन का भी यूज है, क्योंकि जो आपका दिल है ना वो कभी भी भूखा नहीं होता। दिल कोई मतलब आपका वो ऐसे ह्यूमन इमोशन जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, हंग्री हर्ट, दिल कैसे भूखा हो सकता है, यहाँ पर इसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। और हंग्री हर्ट का मतलब क्या होता है, भूखा दिल, मतलब एक ऐसा दिल जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को आतुर हो, जो हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर करने को, जीवन से कुछ ना कुछ ग्रहण करने को आतुर हो, वो एक ऐसा हृदय मेरे पास है। यानी कि आई फॉर ऑलवेज रोमिंग विथ हंग्री हर्ट, यानी मैं हमेशा उस हंग्री हर्ट के साथ, कि जीवन मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाएगा, हमेशा मुझे कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिलेगी। इस हंग्री हर्ट के साथ मैं क्या करता हूँ, हमेशा भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। और मैंने बहुत कुछ देखा, जाना, सीखा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक हंग्री हार्ट है। और आप जीवन में ना कभी भी, तभी भी आप किसी भी पर्सन से कुछ भी आप तभी सीख सकते हो जब आपके पास एक हंग्री हार्ट होता है एंड क्लियर माइंड होता है। तभी आपके पास पॉजिटिविटी होती है, तभी आप किसी से कुछ लर्न कर सकते हो। सिखाने के लिए तो एक छोटा सा पत्ता, एक पेड़, एक पौधा, एक छोटा सा जानवर, आपके घर का एक छोटा सा बेबी भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है, आपके पास एक हंग्री हार्ट एंड क्लियर माइंड की, एक काम माइंड की जरूरत है। अगर आपके पास ये है तो आप है ना, आपके पास कितनी भी ज्यादा शिक्षा हो, कितना भी ज्यादा नॉलेज हो, कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। आप कभी भी शो ऑफ नहीं करोगे। आपने वो सुना है ना, थोथा चना बाजे घना, तो वो वाली कंडीशन होती है। यानी कि अगर आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होता है, आप उतना ज्यादा शांत होते हो, आप उतना ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। लेकिन जिन लोगों के पास कम नॉलेज होता है, जनरली आपने देखा होगा, वो लोग बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा अपने नॉलेज को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हमेशा अपना हार्ट कैसा रखना है, हंग्री रखना है, ताकि आप चीजों को क्या करो, सीख सको। और यहाँ पर वो यही बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक हंग्री हार्ट है और हमेशा मैं हंग्री हार्ट के साथ रूम करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। इस वजह से मैंने मच हैव आई सीन एंड नोन, मैंने बहुत कुछ देखा है एंड जाना है। अब क्या जाना है ये भी देख लेते हैं। सिटीज ऑफ मैन, यानी कि मैंस की सिटीज को, यानी बहुत सारे नगरों को मैंने देखा है। एंड मैनर्स, और उनके मैनर्स को, उनके तौर तरीकों को देखा है। क्लाइमेट्स, यानी मैंने बहुत सारे क्लाइमेट्स को देखा है, क्योंकि वो हर जगह वॉन्डर कर रहे हैं, एडवेंचरस लाइफ जी रहे हैं। तो कभी इस समुद्र में, कभी उस समुद्र में, हर जगह का क्लाइमेट, हर जगह का मौसम तो एक जैसा नहीं है। तो हर चीज उन्होंने क्या की है, सीखी है। मैंने काउंसिल्स देखी है, हर जगह की गवर्नमेंट्स देखी है। myself not least but honored of them all, यानी कि क्या है, मैंने सारे रीति रिवाज, जलवायु, सभाएं, शासन, सब कुछ देखा है। और स्वयं मैं भी सम्मानित रहा उनमें, यानी कि मुझे हर जगह से क्या हुआ है, ऑनर प्राप्त हुआ है, ऑनर मिला है। ठीक। और आगे देखिए, माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, यानी मैं क्या हूँ, हमेशा सम्मानित रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा, आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आप अपने घर में बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स की बात चल रही है। मान लीजिए सपोज दैट आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप वहां पर कुछ चीजें बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, शो ऑफ नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो कुछ लोग आपको जज करेंगे कि सामने वाले को तो कुछ भी आता ही नहीं है। बट देखिए, हर इंसान का लेवल अलग है, हर इंसान का इंटरेस्ट ऑफ एरिया अलग है। आप उससे उसके एरिया में बात करके देखो, उस लिटरेचर के फील्ड में बात करके देखो, फिर वो इंसान आपको कुछ बहुत कुछ बता सकता है, सिखा सकता है। तो उसी तरह हर इंसान जो फील्ड है, उसकी नॉलेज वो ही समझ सकता है। वहां पर बैठा एक और लिटरेचर का पर्सन होगा तो वो उस पर्सन को भली भांति जांच लेगा। उसी तरह से ये जितने एडवेंचरस हैं, इनको वहां की बैठी सिर्फ और सिर्फ खाती सोती जनता नहीं समझ सकती, इन्हें नहीं पहचान सकती। इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वो मुझे नहीं पहचानते हैं। मुझे कौन पहचानता है? जहां मैं एडवेंचर करने जाता हूं, घूमने जाता हूं, इन सिटीज के लोगों को, क्लाइमेट्स को, काउंसिल्स को, गवर्नमेंट्स को मिलता हूं, वो सभी लोग मुझे क्या करते हैं, ऑनर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो वो लोग आपको पहचानते हैं। तो जब आपकी नॉलेज के, आपकी फील्ड के लोग होते हैं, वो ही उसको जान सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जो सुनार है वो ही सोने की परख कर सकता है। हर इंसान नहीं बता सकता कि कौन सोना है, कौन सा सोना नहीं है। क्लियर? आगे देखिए, लाइन 16 से लेके 21 तक देखते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माई पियर्स। पियर्स मीन्स क्या होता है? पियर्स मीन्स साथियों का समूह। ठीक, आगे वो कह रहे हैं, फॉर on the ringing plain of windy Troy, I am a part of all that I have met, yet all experience is an arc weather through, glimpse that untraveled word whose margin fades forever and forever when I move। आगे वो कह रहे हैं कि आनंद की मदिरा, चाय का हवा युक्त धरती पे। अब उन्होंने वो सब कुछ जो पीछे उन्होंने बात की थी कि उन्होंने ये गवर्नमेंट, ये काउंसिल्स, ये क्लाइमेट्स, ये सब कुछ देखा और क्या किया, ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विथ माय पियर्स, यानी अपने साथियों के साथ मैंने क्या किया, ये जो बैटल है, ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल, यानी कि ये जो
मदिरा भरा ये जो डिलाइट है, सुख है किसका, बैटल का, उसे मैंने अपने साथियों के साथ लिया है, पिया है, यानी कि मैंने क्या किया है, युद्ध किया है। यहाँ इन्होंने ये जो बैटल है इसकी जो खुशी है उसको कैसे बताया है, ड्रंक डिलाइट से बताने की कोशिश की है। ठीक, आगे देखिए, आगे वो कह रहे हैं कि मैं हर उस अनुभव का हिस्सा हूं जिससे मिला, यानी कि फॉर आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, यानी कि मैं हर एक अनुभव, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिन भी चीज़ों के मैं आसपास रहा हूँ, उन सब का मैं क्या हूँ, हिस्सा हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल, मैं उन सभी चीज़ों का हिस्सा हूँ दैट आई हैव मेट, जिनसे मैं मिला हूँ। ठीक, ये तो मैंने आपको बताया ही ना कि जो ट्रॉय है, ट्रॉय की विंडी हवायुक्त धरती पर इन्होंने क्या किया है, युद्ध किया है अपने पियर्स के साथ, और उस युद्ध को इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल एक ड्रंकन डिलाइट की तरह लिया है। आगे देखिए, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेदर थ्रो। ठीक, आगे देखिए, आगे वो क्या कह रहे हैं कि फिर भी हर अनुभव मेरे लिए क्या है, एक मेहराब है। ठीक, येट ऑल एक्सपीरियंस यानी मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस हैं, इज एन आर्क, वो आर्क मीन्स क्या होता है, मेहराब, वो मेरे लिए क्या है, मेहराब है। मेहराब आपने एक्चुअली जब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ आप समझ सकते हैं, कैसा मैं बताऊं, समथिंग लाइक गुंबद नुमा। ठीक, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। तो वही वो बता रहे हैं कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे लिए कैसे एक आग की तरह, एक मेहराब की तरह काम करते हैं, जिसके पार एक अनदेखी दुनिया चमकती है। यानी कि ये एक मेहराब, मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक मेहराब की तरह हैं, एक आर्च की तरह हैं। इनके पार यानी इनसे दूर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देता है, एक अनट्रेवल्ड वर्ल्ड दिखाई देता है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी और कहीं भी जाना है, मेरे लिए अभी भी अनट्रेवल्ड वर्ल्ड है, मैंने अभी भी बहुत कम जिया है, बहुत कम एडवेंचर किया है, मुझे और भी जगह पर जाना है। यानी कि ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, यानी कि मुझे जो अनट्रेवल्ड वर्ल्ड है वो अभी भी क्या होता है, दिखाई देता है। मुझे एक अनदेखी सी दुनिया जो है वो क्या होती है, चमकती है, जिसकी सीमा सदा धुंधली हो जाती है जब मैं आगे बढ़ता हूँ। हुज मार्जिन फेड्स, मार्जिन मीन्स होता है सीमा, एंड फेड्स मतलब धुंधली, यानी कि जिसकी सीमा जो है वो क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। फॉर एवर, जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ, फॉर एवर व्हेन आई मूव, यानी जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो जो अनट्रेवल्ड वर्ल्ड है उसकी जो ग्लिम्स है, जो चमक है, वो कैसी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। ठीक, क्योंकि आगे वो जाते हैं तो वो सब कुछ जी लेते हैं, देख लेते हैं, वो जो 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 चीज उनके लिए अनदेखी सी रहती है उस चीज को वो फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। आगे देखिए, हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड, यानी कि कितना डल है, कितना बोरिंग है, कितना नीरस है, टू पॉज रुक जाना, टू मेक एन एंड यानी कि अंत कर देना। यानी ये जो मेरी ट्रैवल बड़ी लाइफ है इसको बंद कर देना, इसको खत्म कर देना और एक राजा की तरह जीवन बिताना, लोगों के ऊपर शासन करना, सुबह से शाम तक वही दिनचर्या फॉलो करना, ये कितना ज्यादा बोरिंग है। और मैं इसे बंद कर दूं तो ये कितना ज्यादा डल हो जाएगा। ठीक, यानी इसे बंद करना, इस ट्रैवल को, इस एडवेंचरस भरी लाइफ को जो मुझे इतना कुछ सिखाती है, जिंदगी से प्यार करना सिखाती है, उसे अगर मैं बंद कर देता हूं तो मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, बिल्कुल डल हो जाएगी। टू मेक एन एंड यानी बिल्कुल अंत कर देगी। ठीक, बिल्कुल खत्म जैसी लगेगी। टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू साइन इन यूज एज टू ब्रीथ वर लाइफ, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर all too little, and of one to me little remains, but every hour is shaped from the eternal silence something more, a bringer of new things. And while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey sprite yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the एटमोस्ट बॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट्स। आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखा था, लाइन 1 से लेके लाइन जो 32 तक थी वहां तक उनका क्या दिखता है, वहां तक उनका दिखता है कि वो मतलब कितना डिससेटिस्फाइड है इस पोजीशन से, अपनी उनकी जो लाइफ है इस समय वो क्या है, इससे काफी ज्यादा परेशान है। उन्हें एक ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, उन्हें एक ऐसी जिंदगी जीनी है जिसमें हर समय मृत्यु का खतरा हो, हर समय कुछ ना कुछ एडवेंचरस करने के लिए हो, हमेशा जीने के लिए लड़ना हो। उन्हें एक ऐसी लाइफ चाहिए और वो किंग बनकर उन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे ये उनका डिससैटिस्फैक्शन वाला ही पार्ट है। इसके बाद फिर हम उनके बेटे वाला पार्ट देखेंगे जो कि लाइन 33 से स्टार्ट होता है। तो आइए आगे कुछ देख लेते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि
उन्होंने क्या बोला था कि रुक जाना, यानी कितना नीरस है, रुक जाना, अंत कर देना, बिना चमके जंग खा जाना, टू रस्ट अनबर्निस्ड नॉट टू साइन इन यूज। मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि बिना चमके, यानी जीवन में जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, आप जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, जब तक आप उस उद्देश्य को हासिल नहीं कर देते और आपके ऊपर जंग लग जाती है, तो जीवन क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, सड़ा हुआ है, कीड़े मकोड़ों जैसा है। यानी कि आपको जिंदगी को क्या करना है, जीना है, आपको यूं ही वेस्ट नहीं करना। और जब तक आप क्या करते हैं, जब तक आप उसको जीते नहीं हैं, तो क्या होता है, बिना चमके ही आप क्या होते हैं, जंग खा जाते हैं, आपके ऊपर जंग लग जाती है आपकी जिंदगी में। यानी कि अगर आपकी जिंदगी में आलस्य ने घर कर लिया, आपके अंदर जिंदगी को जीने की लालसा नहीं है, आपके अंदर हर समय हर क्षण कुछ करने की लालसा नहीं है, आप सोचते हो कि मैं तो अगले साल कर लूंगा, मैं 3 साल बाद कर लूंगा, मेरे पास तो अभी टाइम है। हमें ये नहीं पता कि 5 मिनट बाद हम जिंदा रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, और हम इतनी लंबी लंबी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता, शायद हम 80 साल भी जिंदा रह जाए, तो हम क्या करेंगे अगर इसी तरह आलस भरी जिंदगी हम बिता देंगे और हम अपने बारे में सोचेंगे ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो आगे जो आने वाले साल हैं, जब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। इसीलिए गर्ल्स, लेडीज, मैं आपको एक मैसेज और देना चाहती हूँ, जो बहुत ही मतलब कुछ टाइम पहले मैंने खुद ने अपनी लाइफ में ये सीखा है। क्योंकि हम औरतें, हमारा क्या होता है, जब हम लड़की होती हैं, जब हम गर्ल्स होती हैं, तो हम अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं, जैसी हमारी मर्जी होती है। चाहे उसके लिए हमें अपने मम्मी पापा से लड़ भी जाना होता है, हमें ये कहता है नहीं मैं तो नहीं बंदिशों में रह सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती, मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है, मुझे वहां जाना है। ये सब चीज हमारी कब खत्म हो जाती है, जब हमारी शादी खत्म होती है। हम बिल्कुल डिवोटेड हो जाते हैं अपने हस्बैंड के प्रति। हमें लगता है वो जो कह रहा है, वो जो सोच रहा है, वो जो खा रहा है, वो जो पी रहा है, वो जो रह रहा है, बिल्कुल उतनी ही लाइफ है। और ये लाइफ तो फिर भी ठीक है, इसके बाद हमारी जिंदगी और ज्यादा कब खत्म हो जाती है, जब हमारे पास एक बेबी होता है, ठीक तब हमारी जिंदगी और ज्यादा खत्म हो जाती है। और हम क्या है, अपने आप को पूरा का पूरा डिवोट कर देते हैं। ना ही हम खुद के लिए अच्छे से कपड़े पहनते हैं, ना ही हम अच्छे से रहते हैं, ना ही हम अपनी हॉबीज पे काम करते हैं, ना ही हम कभी कहीं घूमने जाते हैं। हम अपने आप को अपने घर की 4 दीवारी में, इस सराउंडिंग्स में ही फंसा कर रख लेते हैं। हमें शायद पता भी नहीं कि हमने अपना फेवरेट गाना कब सुना था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बता सकते हो कि आपने अपना फेवरेट गाना कब सुना था? तो ये सारी चीजें मैं आपसे यही कहूंगी कि लाइफ को जिए। ये लाइफ आपके लिए मिली है, ईश्वर ने जन्म आपको आपके लिए दिया है, जिंदगी में आपको कुछ करने के लिए दिया है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए जिंदगी डिवोट करने के लिए नहीं दी है। आप कीजिए। मैंने कभी भी आपने मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि अपने माता पिता की सेवा मत कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल मत कीजिए। वो सब कुछ कीजिए, वो सब आपका फर्ज है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो भी आप गलत हो। लेकिन हाँ, 24 घंटे में 1 घंटे तो आप अपने लिए निकाल सकते हो ना, जहां पर बैठकर शांति से सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, मैं बॉयज को भी कह रही हूँ। वो भी कई बार क्या होता है, सिर्फ कमाने की धुन में कि मैं अपनी फैमिली को खुश रख पाऊँ, सब कुछ कर पाऊँ। जब वो एक लड़के होते हैं तो किस तरह से जिंदगी जी रहे होते हैं, और बाद में क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है इसी होड़ में। तो जिंदगी को जिए, लोगों के लिए कुछ करिए। हमेशा सिर्फ हम अपने लिए ही रह जाते हैं। कभी स्वार्थ फ्री हो करके भी जिंदगी में कभी किसी को कुछ दीजिए, कितनी खुशी मिलती है, शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप कभी किसी को ले जाकर अपनी जो रोटी है ना, वो किसी के सामने डालकर देखिए, खाएगा वो, लेकिन खुशी आपको होगी, महसूस करके देखेगा कभी इसको। ठीक है, तो यही है, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को बिल्कुल इस तरह से मत बांध दीजिए। नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब अपने आप को आपने खो दिया है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, बच्चे बिजी हो जाएंगे, माता पिता की अपनी जिंदगी हो जाएगी, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है। एक टाइम के बाद अपने आप को बहुत अकेला पाओगे और आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, मेरे सारे सपने खत्म हो गए। और आपके पास अभी एक मौका है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो उसको अवेल कर लीजिए। एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर आप एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई कर पाते हो, क्योंकि मैं कभी भी इन चीजों पे फोकस नहीं करती कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो अगर आप उसको नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपकी लाइफ का सब कुछ खत्म हो गया, आप जिंदगी खत्म कर लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस मैं इतना कहती हूँ कि पढ़ो, ऐसे तैयारी ऐसे करो कि उसके बाद आप कमा सको, आप खा सको, आपको ये रहे कि हाँ मैंने जो भी किया है वो टाइम वेस्ट नहीं था, वो बहुत अच्छे से किया है। जैसे कि हम इस पोम को पढ़ रहे हैं तो इतनी अच्छे से पढ़ रहे हैं कि हमें फिर रिग्रेट नहीं रहेगा, हमें फिर लौट कर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने मन से इसे पढ़ लिया है तो उसी तरह से जिस काम को करिए शिद्दत से करिए, नहीं मने मत करिए, छोड़ दीजिए, लेकिन कोरम पूरा मत करिए। ठीक है, आगे आइए बात करते हैं। आज काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत 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 अमेजिंग पोम लगती है मुझे, इसलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। जनरली मैं इतनी बात नहीं करती हूँ, लेकिन चूंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक के अंतर्गत आता है, इस वजह से। तो जिन लोगों को जल्दी होगी वो 2x पे देख लेंगे, एन एक्सक्यूज। तो आइए बात करते हैं आगे। फिर वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि बिना चमके जंग खा लेना, ये सब कुछ बिल्कुल रुक जाना नीरस होगा, खत्म कर लेना नीरस होगा। बिना चमके, बिना शाइन किए क्या करना, रुक जाना जंग खाने के समान होगा। जैसे केवल सांस लेना ही जीवन हो,
ऐसा लगता है जैसे केवल सांस लेना, सिर्फ हमें सांस आ रही है, क्या यही जिंदगी है? नहीं, ये जिंदगी नहीं है। बहुत कुछ करना जिंदगी है, लोगों के लिए कुछ करना जिंदगी है, अपनों के लिए कुछ करना जिंदगी है। सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है। ये हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ये इस बात का सबूत नहीं है कि हम जिंदा हैं। हम जिंदा तब हैं जब हम सच में जीवन को जी रहे हैं, वरना हमारा जीवन कैसा है? पशु में जीवन है। जैसे पशु सिर्फ सांस लिए जा रहा है, जिंदगी जिए चला जा रहा है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल वैसा ही। आगे देखिए, वेर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मी। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मेरे पास शेष बहुत थोड़ा है। क्या बहुत थोड़ा है? लिटिल रिमेन्स, क्या बहुत थोड़ा है मेरे पास। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस। इटर्नल साइलेंस मतलब क्या है? शाश्वत मौन। यानी कि क्या है? मेरे पास अब बहुत थोड़ा है, पर हर घड़ी उस शाश्वत मौन से बचाई जा सकती है। यानी कि क्या है वो शाश्वत मौन? क्या है वो इटर्नल साइलेंस? क्या है? मृत्यु, डेथ है। यानी कि मेरे पास अब समय बहुत कम है, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूँ? मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे पास बहुत कम, बहुत थोड़े से आवर, बहुत थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है। लिटिल रिमेन्स, बहुत कम जिंदगी बची हुई है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़े से लिटिल आवर्स में क्या कर सकता हूँ? सेव कर सकता हूँ। कहां से? फ्रॉम इटर्नल साइलेंस, यानी उस डेथ से। यानी मेरी जितनी भी लाइफ है उसको मैं अभी भी बचा सकता हूँ, जी सकता हूँ। क्या करके? मैं अपनी एडवेंचरस लाइफ जी के। समथिंग मोर, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू लाइफ, न्यू थिंग्स। आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे वो ये कह रहे हैं कि कुछ नया लाने के लिए। और अधम होगा यह कि कुछ और दिनों तक मैं खुद को ही जमा रखूं। यानी कि क्या है? ये अधम होगा, यानी ये धर्म नहीं होगा, यानी ये मेरे लिए व्यर्थ होगा कि मैं खुद को वायलेट वेर, यानी मैं खुद को फिर से यहीं पर जमा रखूं। यानी मैं इस किंग की पोजीशन पे मैं बैठा रहूं और मैं बाहर ना जाऊं। ये क्या है? ये बिल्कुल व्यर्थ है, ये अधम है, ये बिल्कुल बेकार है मेरे लिए। ठीक है, यानी कि मुझे अब क्या करना होगा? अपनी जिंदगी से, ये जो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, जो बहुत थोड़ी सी बची है, इससे भी मुझे कुछ घंटे, कुछ आवर्स, कुछ दिन चुराने हैं इस इटर्नल साइलेंस से। और मुझे क्या करना है? मुझे नई चीजें करनी है। ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, यानी मुझे जिंदगी को जीना है, कुछ नया ले आना है, कुछ नया करना है। और अगर मैं ये ऐसा नहीं करता हूं तो वो क्या होगा? वायलेट वर, यानी मेरे लिए वो अधम होगा, बेकार होगा, बिल्कुल बेमतलब होगा। कुछ और दिन तक मैं खुद को जमा कर रखूं। ठीक, फॉर सम 3 sons to store and hoards myself। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, जबकि यह धूसर आत्मा ज्ञान की चाह में तड़प रही है। यानी कि ये जो मेरी ग्रे स्पिरिट है, यानी मेरी ये धूसर आत्मा, यानी ये जो मेरी वृद्ध आत्मा है, ये जो मेरी बूढ़ी हो चुकी आत्मा है, ये क्या कर रही है? यानी कि आत्मा इन द सेंस, यानी मेरी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर वो आत्मा को बूढ़ा इस सेंस में कह रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है ये बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, वो अभी भी कैसी है? वो अभी भी जीवित है, उसके अंदर अभी भी चाहत है कुछ सीखने की, जीने की, आगे बढ़ने की, एडवेंचरस लाइफ की। तो ये जो ग्रे स्पिरिट है मेरी, इसके अंदर क्या है? अभी भी क्या है? एक डिजायर है, एक चाह है, यानी कि ज्ञान की एक तड़प है, एक चाहत है उसके अंदर। किस चीज की? ज्ञान की। ठीक है, आगे देखिए, टू फॉलो नॉलेज, किस चीज की? ज्ञान की। ज्ञान की उनके अंदर क्या है? उनकी गृह आत्मा के अंदर क्या है? ज्ञान की एक चाहत है कि वो अभी भी ज्ञान प्राप्त करें, उस एडवेंचरस लाइफ पर जाएं। ठीक, आगे वो कह रहे हैं कि बियॉन्ड द एटमोस्ट बॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, यानी मानव विचार की अंतिम सीमा से परे। यानी ईश्वर जितना, मतलब सॉरी ईश्वर नहीं, ह्यूमन जितना सोच भी नहीं सकता, मुझे उसकी सोच से भी परे जाना है। यानी मुझे उतना एडवेंचरस काम करना है, मुझे उस ट्रैवल पे जाना है। कोई सोच सकता है कि इतना बूढ़ा व्यक्ति, इतना वृद्ध व्यक्ति, जिसे एक आलिशान, हम आप होते तो क्या करते? आप खुद बताइए, मैं खुद बताओ कि हम लोग क्या होता। यहाँ तो हमें नॉर्मल सा रेस्ट मिल जाता है तो हम उठते नहीं काम करने के लिए, और यहाँ तो उसे किंग की पोजीशन मिली हुई है, आलीशान जिंदगी है, बस कुछ डिसीजंस लेने हैं, काम करने हैं, और आराम से मौज की जिंदगी है। तो ये क्या है? ह्यूमन थॉट। कभी भी व्यक्ति सोच सकता है कि कोई भी इतना बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आत्मा जिंदा है लेकिन उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है, फिर भी उसके अंदर नॉलेज की भूख है, नॉलेज की चाहत है, और वो एक एडवेंचरस लाइफ पे जाना चाहता है, एडवेंचरस ट्रैवल पे जाना चाहता है। तो इस ह्यूमन थॉट से बियॉन्ड, यानी इस ह्यूमन थॉट से बियॉन्ड भी मैं जाना चाहता हूँ। बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, यानी इससे भी ज्यादा मैं आगे निकलना चाहता हूँ। क्लियर हो गया? लाइन 32 बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया, मेरा दिमाग तो पहले से ही लिटरली, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे सच में बहुत ज्यादा हेडेक है, काफी ज्यादा पेन है, बस ये कोल्ड की वजह से। लेकिन मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ पढ़ाकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि मेरा काम है, मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। इट्स नॉट बाई एक्सीडेंट, इट्स बाई चॉइस। मैंने बाई चॉइस इसको चुना है, मुझे पसंद आता है, मुझे खुशी मिलती है पढ़ाकर, तो मैं वो काम कर रही हूँ। और जब आपको किसी चीज़ में खुशी मिलती है ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आपको कोई पुश करे या कोई कुछ ऐसा हो। ठीक, फिर वो आप काम करते ही हो। तो वही चीज़ है।
क्या अभी भी मुझे कहने की ज़रूरत है कि वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा? है, चलिए मैं आज आपसे कुछ नहीं कहूंगी, ना ही लाइक करने के लिए, ना सब्सक्राइब करने के लिए, ना शेयर करने के लिए। सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ टोटली। अगर आपको ये पोम वर्थ इट लगती है, जाते जाते भी आपको लगता है कि नहीं सच में बंदी कुछ तो समझा कर गई है, कुछ लिटरली उसने वर्क किया है, मेहनत की है, वो डिजर्व करती है, तो ही लाइक कीजिएगा। अदरवाइज बिल्कुल आप डिसलाइक कर दीजिएगा इस वीडियोज को। लेकिन अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो फिर देखिएगा, ठीक? अदरवाइज योर चॉइस। आगे बढ़े, आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो आपको अपनी सन के बारे में बताएंगे, यानी कि वो ये बताएंगे कि भैया अब मैं जाने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो जाने से पहले ये जो शासन सत्ता है ये मैं किसको, अपने पुत्र को, अपने बेटे को सौंप कर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। वो बोलेंगे दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है, माई नोन टेलीमेकर्स, मेरा खुद का टेलीमेकर्स, यानी ये मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा टेलीमेकर्स है। ठीक, आगे वो बता रहे हैं टू whom I leave the script and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow produce। यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया है, बन भी नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। देखिए क्योंकि कुछ लेटर्स जो हैं वो मिक्स मैच हो गए हैं थोड़े से एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पढ़ रही हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाई स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड और रग्ड पीपल एंड थ्रू सॉफ्ट डिक्रीज सबड्यू, ठीक है, ये सबड्यू है, सबड्यू देम टू द यूजफुल एंड द गुड। Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail in offices of tenderness and pay, meet adoration of my household gods where I am gone, sorry where nahi when I'm gone, he work his work I mind। अब यहाँ पर वो क्या बताएंगे, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मेरा पुत्र, मेरा अपना टेलीमेकर्स जिसे मैं छोड़ता हूँ, टू whom I leave, यानी जिसे मैं छोड़ता हूँ, जिसे मैं छोड़ रहा हूँ, राजदंड और यह द्वीप, यानी किसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, राजदंड के लिए, और आइल्स यानी इस द्वीप के लिए, यानी कि इसे मैं क्या कर रहा हूँ, वेल लव्ड टू मी, वेल लव्ड टू है या ऑफ है, पता नहीं, मैंने लाइन खींच दिया, दिख नहीं रहा है, शायद ऑफ है, ऑफ मी, ठीक, यानी जिसे मैं छोड़ता हूँ, राजदंड और यह द्वीप, मेरे प्रिय, जो विवेक से इस कार्य को निभाएगा, यानी कि जो सक्षम है इस कार्य को करने में, वो इस कार्य को क्या करेगा, निभाएगा। यानी कि मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ यहाँ अपने पास, मैं उसे नहीं लेकर जा रहा हूँ, वो क्या है, मेरे प्यारे हैं, उसको मैं इस शासन को करने के लिए और इस आइलैंड पे मैं उसे क्या कर रहा हूँ, छोड़कर जा रहा हूँ, जो क्या करेगा, इस काम को क्या करेगा, बहुत अच्छे से फुलफिल करेगा, इस काम को बहुत अच्छे से निभाएगा, दिस लेबर, ठीक, इस काम को, जो काम ये शासन करना, ये जो किंग का काम है, उसको वो बहुत अच्छे से क्या करेगा, पूरा करेगा, जो विवेक इस कार्य को निभाएगा, धीरे धीरे वह कठोर लोगों को कोमलता से सभ्य बनाएगा, क्या करेगा, और रग्ड पीपल क्या करेगा, वो इन सारे लोगों को बाई स्लोली प्रूडेंस, यानी ये जो असभ्य लोग हैं ना, जो सिर्फ खाने कमाने में जुटे हुए हैं, ये सब जो बार्बरस पीपल हैं, इन असभ्य लोगों को, रग्ड पीपल को वो क्या करेगा, थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज, उन्हें क्या करेगा, उन्हें कोमल बनाएगा, यानी उन्हें जीवन जीने का सलीका सिखाएगा, उन्हें एक सभ्यता की तरफ लेकर आएगा, उन्हें कोमलता से क्या करेगा, सभ्य बनाएगा, उन्हें उपयोगी और भले की ओर मोड़ेगा, यानी कि क्या चीज, सबड्यू देम टू यूजफुल, यानी जो भी चीजें यूजफुल हैं, जो लाइफ में काम करने लायक काम है, उनकी तरफ, यूजफुल चीजों की तरफ, एंड द गुड, और क्या अच्छाई है उसकी तरफ उन्हें मोड़ेगा। यानी कि मेरे पास तो पता समय है नहीं, मैं वृद्ध हो चुका हूं और मुझे वैसे भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, एडवेंचरस चीजों में है, तो मैं एडवेंचर के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोगों का कुछ नहीं होगा, मैं अपने पीछे अपना पुत्र, अपना ही पुत्र टेलीमेकर्स को छोड़कर जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, उसे मैं इस आइलैंड के लिए और शासन करने के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जो कि अपना इस काम को बहुत ही बखूबी से निभाएगा, और ये जो बर्बर लोग हैं इन्हें क्या करेगा, धीरे धीरे से क्या करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, सबड्यू बनाएगा, इन्हें यूजफुल बनाएगा, यानी कि बहुत सलीके से इन्हें जीवन जीने का सलीका बताएगा, इन्हें क्या बनाएगा, गुड बनाएगा, इन्हें अच्छा बनाएगा। मोस्ट ब्लेमलेस ही, अब ये किसके लिए आया है, ये टेलीमेकर्स के लिए आया है। वो कह रहे हैं कि ये जो टेलीमेकर्स है, जो मेरा बेटा है, ये मोस्ट ब्लेमलेस है, यानी कि ये कैसा है, बिल्कुल ही निर्दोष है और सामान्य कर्तव्यों में रमा हुआ है। ये कैसा है, सेंटर्ड इन स्पेयर,
ऑफ कॉमन ड्यूटीज, यानी इसका जो काम है ये सामान्य कर्तव्यों में, सामान्य कामों में ये क्या है, बिल्कुल लगा हुआ है, रमा हुआ है। डिसेंट नॉट टू फेल, यानी कि आगे क्या है, आगे वो कह रहे हैं कि वो क्या है, सद्भावना से बिल्कुल भरा हुआ है। घरेलू जो देवता हैं उनकी, यानी हाउस होल्ड गॉड्स की वो क्या है, पूजा करने वाला है। यानी कि उन लोगों को क्या है, मीट एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, यानी कि वो अपने कामों में क्या है, लगा हुआ है। वो अपनी ड्यूटीज के प्रति बहुत ईमानदार है, वो बिल्कुल ब्लेमलेस है, वो अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि वो बिल्कुल बेकार है, वो बहुत ही अच्छा है। और वो क्या करता है, अपने कर्तव्यों में वो सद्गुण में रमा हुआ है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा। वो सद्भावना से भरा हुआ है और साथ ही साथ वो हमारे जो पूजनीय गॉड है, जो ईश्वर है, जो हमारे घर के देवता हैं, उनकी वो पूजा करेगा। व्हेन आई एम गॉन, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यानी मेरे पीछे से वो हर एक कार्य करेगा जो कार्य उसको करना चाहिए, जो कार्य एक राजा का होता है वो सब कुछ करेगा। ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा। एंड आई माइन, और मैं अपना काम करूंगा, यानी कि मैं अपनी एडवेंचरस लाइफ जीऊंगा। मैं अब जा रहा हूँ अपने ट्रैवल पे, मैं उसी करूंगा। और मेरा जो बेटा है वो किंग का काम करेगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, वो बिल्कुल ब्लेमलेस है, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से, सलीके से आपको सभ्य बनाएगा, आपको सही गलत बताएगा, आपके लिए काम करेगा। ठीक, ये चीज बताया उन्होंने। आगे देखिए 43 से हम देखते हैं। अब आगे 43 से लेकर पूरा जो है वो 70 तक, 70 लाइन है ना अप्रोक्स, तो 70 लाइन तक अब वो क्या बताएंगे। अब वो अपने जो उनके पियर्स थे ना, जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके साथ ट्रेवल क्या करते थे, उनको वो बुलाएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि तुम बूढ़े हो सकते हो लेकिन अभी तुम्हारी आत्मा बूढ़ी नहीं हो सकती। तुम्हें काम करना है, तुम्हें फिर से एक बार मेरे साथ उस जर्नी पे चलना है और जिंदगी को जीना है उसकी अंतिम बूंद तक, यानी जब तक हमारा जीवन ना चला जाए तब तक हमें जो है ये एडवेंचरस लाइफ, एडवेंचरस जर्नी जो है वो करते रहना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वो क्या क्या कहेंगे। इससे पहले मैं एक घूंट पानी पी लूं, इजाजत हो सकता है इसमें से कुछ लोग बोले इजाजत नहीं है, बट मुझे पीना पड़ेगा क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत कम ही लोग, आप लोग कमेंट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि काफी लोग करते भी हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली, क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि टीजीटी का एग्जाम भी आपका लगा हुआ है, 18-19 दिसंबर को है, एंड पीजीटी का पहले ही है। और अगर बात करें एलटी की, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर में ये भी हो जाएगा। ठीक, तो एलटी के लिए हम वर्क कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। और अगर हम एलटी पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे राइटर्स तो हमारे पीजीटी के भी कवर हो जा रहे हैं, क्योंकि हम बायोग्राफी देख रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स पे भी मैं वहां पे चर्चा कर दे रही हूँ आप लोगों से। हम बायोग्राफी डिटेल में हम देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम वहां पर एरा भी डिस्कस कर ले रहे हैं, वहां जो रिलेटेड एज है मैं उसको भी डेप्थ में आपको करा दे रही हूँ। बाकी जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तब तो पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे ही, लेकिन आपके एग्जाम क्योंकि बिल्कुल पास में है, इसलिए बहुत ही क्रिस्प तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके पास दे देना चाहती हूँ, तो मैं वो चीज भी करा दे रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें तो आपकी पीजीटी की उधर से ही कवर हो जाएंगी, बायोग्राफी वाले सेक्शन से, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वो हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये पीजीटी कवर हो जा रहा है, एलटी कवर हो जा रहा है, बट बच जा रहा है टीजीटी। तो टीजीटी के लिए आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपको मेरे साइड से कोई हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, तो मैं आपके लिए मैराथन्स ला सकती हूँ, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन दे सकती हूँ, जो भी आपके राइटर्स हैं उनकी, या फिर अगर आपकी डिमांड होगी तो कुछ और चीजें आपके लिए प्रोवाइड करा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, सो दैट मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए कि आपको मेरी नीड है तो मैं काम करूँ। अदरवाइज फिर यही हो जाएगा ना कि होता नहीं है कि जब बिना जरूरत के किसी को कुछ दे दिया जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप मुझे बताओगे, आपको नीड होगी, तो मैं आपके लिए जरूर ये सेशंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। बाकी एलटी वालों के लिए मैं दे ही रही हूँ, पीजीटी वाले वहां से जो बायोग्राफी वाला सेक्शन दे रही हूँ उसको आप कवर करो, डेफिनेटली वहां से बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। एंड वो कैब भी मैं कवर करा ही रही हूँ साथ के साथ, एंड आपका जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी कंप्लीट करा ही रही हूँ। मैंने आपको बार बार बताया है, वन मैन आर्मी हूँ, तो ये है वन वुमेन आप कह सकते हो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही है भाई इन चीज़ों को, क्योंकि फैमिली है, उधर भी टाइम देना है एंड ये सब कुछ तैयार करना, तो 1 बाय 1 हर चीज़ मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और साथ दीजिए, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन हाई करते रहिए, एंड देखिए मैं आपके लिए कैसे काम करती हूँ। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं, लाइन 44 से देखते हैं। There leaves the port, the vessel puffs her sail. There gloom the dark brute seas, my mariners, soul that have toned and wrote and thought with me, that ever with a frolic welcome took uh, the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads. You
and I are old. Old age hath yet this honor, and his toil. Death closes all, but something at the end, some work of noble note yet may yet be done. Not unbecoming man that strove with gods. ये हो गया. अब इसके मीनिंग को देख लेते हैं. आगे वो क्या कहते हैं. वो कहते हैं कि देखो वहां है बंदरगाह, जहाज पाल फुला रहा है. वेसल हर सेल, यानी हमारा जो जहाज है पाल फुला रहा है, यानी कि वो बिल्कुल तैयार है जाने के लिए. और देखो वो जो पोर्ट है वो भी देखो क्या है, सामने दिखाई दे रहा है. ठीक है. वहां अंधेरे विशाल समुद्र फैले हुए हैं. देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, यानी कि वहां पर क्या है, देखो बिल्कुल अंधेरे एक विशाल सा समुद्र फैला हुआ है. और हमारी जो वेसल्स हैं, यानी हमारा जो जहाज है वो क्या है, वो बिल्कुल जाने के लिए, यात्रा पर जाने के लिए तैयार है. आपको सामने पोर्ट दिखाई दे रहा है, बंदरगाह दिखाई दे रहे हैं. मेरे नाविकों, माई मैरिनर्स, यानी मेरे नाविकों. आगे फिर वो कह रहे हैं, तुमने मेरे संग श्रम किया, संघर्ष किया. सोचा तुमने सदैव हंसी खुशी लिया बिजली को और धूप को और उसका सामना किया. यानी कि तुमने, यानी मैंने, क्योंकि तुम मेरे नाविक हो, मेरे साथ रहे हो, मेरे पियर्स हो, तो जो जो चीज़ें मैंने लाइफ में झेली हैं, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे जिसे बोलते हैं कि तकलीफ भरा जीवन हो, वो सब कुछ तुमने भी मेरे साथ जिया है. लेकिन देखो उस तरफ देखो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे नाविक, उधर देखो जो हमारा वेसल है वो बिल्कुल तैयार है उधर बंदरगाह की तरफ. और ये जो अंधकार भरा ये जो समुद्र है, ये बड़ा विशाल जो समुद्र है वो सामने दिखाई दे रहा है. तो तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरे साथ श्रम किया है. हैव टॉयल्ड द रॉट, यानी तुमने मेरे साथ क्या किया है, थॉट विथ मी, और मेरे साथ क्या किया है, श्रम किया है, संघर्ष किया है, सोचा है, और हमेशा क्या है, मेरे साथ जो है वो क्या किए हो, खुश रहे हो, आगे बढ़े हो मेरे साथ. ठीक. आगे वो क्या कह रहे हैं अपने, भाई देखो थोड़ा सा मोटिवेशन तो उनको डालना पड़ेगा ना, अगर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि साथ में उनके लोग जाएं, तो जरूरी नहीं कि जो एंथुसियाज्म, जो स्पिरिट उनके अंदर है वो उनके साथियों के अंदर भी अभी भी जिंदा हो. तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा मोटिवेशन का काम करेंगे. वो बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज है, तुमने मेरे साथ लाइफ में सब कुछ किया है, मेरे साथ घूमे हो, फिरे हो, मतलब कि सोचे हो, दुख तकलीफ उठाए हो, सब कुछ किए हो. तो चलो एक बार फिर से करते हैं. तो यही कहने के लिए पहले वो मोटिवेशन भर रहे हैं. वो क्या कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ क्या की है, संघर्ष किया है, सोचा है, हंसी में, बिजली में, धूप में, सब में तुम मेरे साथ रहे हो और उनका सामना किया है. स्वतंत्र हृदय और उच्च माथे से हम और तुम, हम क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं. अब हम कैसे हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं. यू एंड आई आर ओल्ड, हम दोनों क्या हो चुके हैं, तुम और हम क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं. समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है. यानी कि हमने तुमने साथ में थंडर भी देखा है, सनशाइन भी देखा है, यानी बुरा वक्त भी देखा है, अच्छा वक्त भी देखा है. हम दोनों एक साथ रहे हैं, यानी कि क्या है, हम जो है सदैव क्या है, खुशी खुशी रहे हैं. फ्री हर्ट्स, फ्री फॉर हेड्स, यानी दिमाग से भी और हृदय से भी हम क्या है, हर परिस्थिति में, चाहे वो थंडर की परिस्थिति हो, चाहे सनशाइन की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम सब क्या रहे हैं, एक साथ रहे हैं, एक साथ हमने सब कुछ किया है. लेकिन अब क्या है, हम यानी कि तुम और हम दोनों क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं. क्या हो चुके हैं, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं. पर बुढ़ापे में भी सम्मान और श्रम है. यानी कि ओल्ड एज, ये जो ओल्ड एज है ना, ये जो बुढ़ापा है, हैथ यानी हैज, येट दिस ऑनर एंड हिज टॉयल, यानी इस बुढ़ापे में भी क्या है, सम्मान है, यानी ऑनर है. एंड हर हिज टॉयल, यानी क्या है, श्रम है, यानी इस बुढ़ापे में भी क्या है, सम्मान और श्रम है. मृत्यु सबका अंत करती है, यानी कि ये जो डेथ है ये क्या करती है, क्लोजेज ऑल, यानी सभी को, जिंदगी को क्या करती है, खत्म कर देती है, यानी सबका अंत कर देती है. ये जो मृत्यु है ये क्या करती है, ये सबका अंत कर देती है. डेथ क्लोजेस ऑल, यानी हम तुम बूढ़े तो हो चुके हैं, लेकिन इस बुढ़ापे का भी अपना एक सम्मान है और एक श्रम है. तो डेथ क्या है, ये जिंदगी को खत्म कर देती है, यानी सब कुछ क्या है, बंद कर देती है. बट समथिंग एट द एंड, सम वर्क ऑफ नोटेबल नोट में येट बी डन. आगे वो क्या कहेंगे, आगे वो यही कहेंगे कि मृत्यु सबका अंत कर देती है, पर अंत से पहले, बट समथिंग एट द एंड, यानी कि मतलब क्या होता है, बिफोर, पहले, यानी कि इस एंड से, इस अंत से पहले, इससे पहले कि हमारे बुढ़ापे के बाद हमारी मृत्यु हो जाए, हमारा जीवन जो है वो खत्म हो जाए. ठीक, हमारा जीवन जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, हमारी जिंदगी, हम डेथ को प्राप्त हो जाए, इससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक और काम करना है. सम वर्क ऑफ नोबल नोट, यानी हमें क्या करना है, इस मृत्यु से पहले एक और महान कार्य करना है. ये जिंदगी हमारी खत्म हो जाए इससे पहले क्या करना है, हमें कुछ महान काम करना है. आगे क्या कह रहे हैं वो, कि देवताओं से टकराने वाले मनुष्यों के योग, यानी अनबिकमिंग मैन दैट स्टोव विद गॉड्स, यानी हमें कौन सा काम करना है, क्योंकि भैया देवताओं से टकराने के बराबर ही तो है. यानी कि हम अपने बुढ़ापे में, इंसान तो यू
युवावस्था में भी इतनी एडवेंचरस लाइफ की से डर जाता है, और हम तो वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी हम क्या इतना एडवेंचरस यात्रा पे जाना चाह रहे हैं। तो हम क्या है, हम ईश्वर से ही तो, अपनी मृत्यु से ही तो लड़ने जा रहे हैं। यानी कि मृत्यु खत्म होने से पहले हम एक नोबल वर्क करने जा रहे हैं, एक महान काम करने जा रहे हैं। तो ये देवताओं से बिल्कुल टकराने के योग्य है कि हम उनसे टकराने जा रहे हैं, लेकिन हमें वो एक महान कार्य, यानी जिंदगी खत्म होने से पहले, मृत्यु आए, सब कुछ क्लोज करे, सब कुछ खत्म करे, इससे पहले हमें क्या करना है, हमें एक और नोबल काम करना है, यानी हमें अपनी यात्रा आगे करनी है। आगे देखिए, द लाइट्स बिगेन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, the slow moon climbs, the deep moon surround with many voices. Come, my friends, it is not too late to seek a newer word. Push off and sitting well in order smite the surrounding furrows, for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baits of all the western stars until I die. अब आगे देखिए, आगे वो क्या कह रहे हैं कि चट्टानों से दीपक झिलमिलाने लगे हैं। द लाइट्स बिगेन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, कहाँ से, इन रॉक से, इन चट्टानों से क्या होने लगे हैं, लाइट्स क्या होने लगे हैं, ट्विंकल करने लगे हैं, चमचमाने लगे हैं, यानी चमकने लगे हैं। दिन क्या हो रहा है, द लॉन्ग डे वेन्स, यानी ये जो दिन है, ये जो लंबा दिन था, वो क्या हो रहा है, वो ढल रहा है। द स्लो मून क्लिम्स, यानी ये जो मून है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यानी ऑब्वियसली जब दिन ढलेगा तो मून ऊपर ही तो जाएगा, यानी रात होगी। यानी ये जो मून क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। समुद्र अपनी कई आवाजों से कराह रहा है। द डीप मोन्स राउंड विथ मेनी वॉइसेस, यानी समुद्र में तो बहुत सारी आवाजें होती है ना, आप समुद्र की लहरों की आवाजें हैं और भी बहुत सारी आवाजें हैं। तो जो समुद्र क्या है वो, यानी कि दिन ढल रहा है, रॉक से एक चमकीली सी चमक आ रही है, क्योंकि मून लाइट इन किस पे पड़ रही है, इन रॉक्स पे पड़ रही है। तो क्या हो रहा है, वो चमक रही है, यानी वो चीजें, वो चमक आ रही है। और क्या हो रहा है, मून ऊपर की तरफ जा रहा है, दिन ढल रहा है। और ये जो समुद्र है ना, ये जो सी है, ये क्या कर रहा है, इसकी जो आवाजें हैं वो क्या हो रही हैं, वो बिल्कुल क्या हो रही है, सुनाई दे रही हैं। ये क्या कर रहा है, कराह रहा है। क्या, कम माई फ्रेंड, आओ मेरे मित्र, नई दुनिया खोजने में अभी देर नहीं हुई है। यानी इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, यानी आओ मेरे मित्र, चलो मेरे साथ एक नई दुनिया खोजते हैं, यानी एक नए ट्रैवल पे चलते हैं, एक नई यात्रा पर चलते हैं और कुछ नया सीख कर आते हैं, जिंदगी को मात देकर आते हैं, जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा कर आते हैं। तो जिंदगी को क्या करते हैं, सीख कर आते हैं, नए वर्ल्ड पर चलते हैं। अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, नॉट टू लेट। आप सोचिए, वो वृद्धावस्था में हैं, बूढ़े हो चुके हैं, फिर वो कह रहे हैं नॉट टू लेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि कभी भी कुछ भी लेट नहीं होता। जब आप जग जाओ तभी सवेरा होता है। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने अभी भी मेहनत नहीं की है तो अभी भी समय है, मेहनत कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है कि इट्स नॉट टू लेट, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जिन लोगों के अंदर जब वो जागे ना, मतलब जाग जाए। मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है, आज तो मैम ने पढ़ा दिया, आज मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आ गया, आज तो मैं जाग गई, अब कल से मैं मेहनत करूंगी। लेकिन वो स्पिरिट आपके अंदर, वो आग हमेशा के लिए लगनी चाहिए। ये आग तब तक लगनी चाहिए जब तक आपका एग्जाम ना क्वालिफाई हो जाए, या जो आपका एम है ये प्राप्त ना हो जाए, तब तक आपके अंदर ये आग धधकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेक्चर सुनकर आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए, तो तब तक वो हमेशा के लिए लेट ही हुआ रहेगा। क्योंकि आप एक लेक्चर सुनोगे, थोड़ा सा हाई होगा मोटिवेशन, फिर डाउन चले जाओगे, फिर उसी ढर्रे पे चले जाओगे, फिर कहीं किसी का सुन लिया, फिर मन कर दिया। तो ऐसे नहीं है, उन लोगों के लिए कभी भी लेट नहीं होता। जो व्यक्ति जब जागता है तो वो जाग ही जाता है, फिर वो निरंतर प्रयत्न करता है जब तक कि उसको उसकी मंजिल ना मिल जाए। तो आपको अगर जागना है, आपको अगर जागना है तो ऐसे जागेगा कि फिर अब आपको लाइफ में किसी भी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ लाइफ में आप डिसिप्लिन हो जाइए। अगर आपने पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, सर दर्द करे, फीवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलग बात है, लेकिन किसी भी दिन बिना पढ़े नहीं सोना है। हो सकता है किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ो, किसी दिन 6 घंटे पढ़ो, किसी दिन आप 1 ही घंटे पढ़ पाओ, किसी दिन आप 15 ही मिनट पढ़ पाओ, लेकिन पढ़ना है। ये रूटीन आपने फॉलो करनी है, ये एक जिद अपने अंदर बनानी है और अपने आप को हराना जिस दिन आपने सीख लिया। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, मेरी फेवरेट लाइन है कि खुद से हराकर खुद को जीतने वाले को मेरा दिल से सैल्यूट है। जिस दिन आपने अपने आप को हराना सीख लिया, जब आपका मन कर रहा है यार आज तो मेरा मन नहीं है पढ़ने का, और आपने अपने मन को हराया और पढ़ने बैठ गए। जिस दिन आपका मन कर रहा है यार आज तो मूवी देख लेते हैं, आपने अपने मन को हराया और आप अपना काम, अपने उद्देश्य की तरफ लग गए। जिस दिन आपका मन करता है यार आज सो लेते हैं, कल से शुरुआत करते हैं, उस दिन आपने उसे हराया। समझ लीजिए जिंदगी में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो आपको हरा दे। जिंदगी में आप फिर जीतने के लिए ही बने हो जिस दिन आप खुद को हराना सीख जाते हो। तो आगे चले माय डियर, आइए।
आगे वो यही कह रहे हैं कि बिल्कुल लेट नहीं हुआ यार, नॉट टू लेट, बहुत देर नहीं हुई है, भले ही हम बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी बहुत देर नहीं हुई है। आओ चलो मेरे साथियों, एक न्यूअर वर्ड, एक नए वर्ड, एक नए संसार की क्या करते हैं, खोज चलते हैं, नए नए संसार की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे वो कह रहे हैं कि पुश ऑफ एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट द साउंडिंग फ्यूरस। आगे वो कह रहे हैं कि चलो भैया क्या हो रहा है, जहाज को ढकेलो और सुसंगठित बैठक मारो, यानी क्या करो, अब चलो बहुत हो चुका, अब चलो बैठो, या कहाँ पर बैठो, जहाज पर बैठो, और क्या करो, इसको ढकेलो, यानी कि क्या करो, आगे की तरफ ले चलो, यानी कि अब क्या करो, जहाज को ढकेलो, धक्का मारो और सुसंगठित होकर बिल्कुल तरीके से, सलीके से क्या करो, बैठ जाओ। सिटिंग वेल इन ऑर्डर, यानी आप इधर उधर उछल कूद तो नहीं मचा सकते हैं, तो कायदे से ही बैठ सकते हैं वहां पर, उस जहाज पर। तो वही वो कह रहे हैं कि ऑर्डर में बैठ जाओ, सलीके से बैठ जाओ, और क्या करो, इस जहाज को आगे ढकेलो, यानी कि मतलब क्या है, यानी कि यात्रा को स्टार्ट करो, टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। और कहाँ चलो, आगे बढ़ चलो। ठीक है, फिर वो यही कहेंगे कि चलो ढकेलो और बैठो तरंगों को, क्योंकि मेरा निश्चय है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा क्या है, मैंने ये निश्चय लिया है, ये मेरा निश्चय है, सूर्यास्त से परे और उन नक्षत्रों की कहानी तक जहां पश्चिम तारे डूबते हैं वहां तक नौकायान करना है। यानी कि क्या करना है, मुझे कहां तक चलना है, ये मेरी जिद है, मेरा एक जुनून है, मैंने ये ठान रखा है कि हम कहां तक जाएंगे, हम बिल्कुल सनसेट के बियॉन्ड जाएंगे, यानी जहां सनसेट हो रहा है, जहां सनसेट हमें दिखाई दे रहा है, हम उसके भी बियॉन्ड जाएंगे, यानी उससे भी आगे चले जाएंगे। यानी हमारी यात्रा बहुत लंबी होने वाली है, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ एडवेंचर करने वाले हैं, तो हमें बिल्कुल उतना आगे तक जाना है। कहाँ तक जाना है, बहुत दूर जाना है, यानी कि पश्चिमी तारे जो डूब रहे हैं, ठीक, यानी जो वेस्टर्न स्टार्स हैं, हमें वहां तक जाना है। अनटिल आई डाई, यानी कि क्या है, जब तक हम मर ना जाएं, मैं मर ना जाऊं, तब तक आपको ये यात्रा जारी रखनी है। आपको सूर्यास्त से परे जाना है, आपको पश्चिम तारे जहां पर डूबते हैं उसके आगे निकल जाना है। नौका को चलाए रखिए, आप नाव चलाते रहिए, आगे बढ़ते चलिए जब तक कि मैं मर ना जाऊं। अनटिल आई डाई, तब तक मुझे ये यात्रा चालू रखनी है, मुझे जिंदगी में थक हाकर नहीं बैठना है। और तब तक आप मेरे साथ क्या करिए, चलते रहिए, आगे ही आगे बढ़ते जाइए, चाहे वो दूरी कितनी ही क्यों ना हो, जहां सनसेट हो रहा है चाहे वहां तक जाना हो, चाहे उसके आगे निकल जाना हो, चाहे तारे जहां होते हैं वहां तक जाना है, लेकिन हमें जाना है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें अपनी यात्रा को जारी रखना है तब तक जब तक कि मैं मर ना जाऊं। ठीक, आगे देखिए लाइन 62 से 70 तक की लाइंस देखते हैं। इट मे बी दैट द गर्ल्स विथ wash us down, it may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew, though much is taken, much abides, and though we are not now that strengthened which is old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts, made weak by times and fates, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield। देखिए बहुत ही बेहतरीन लाइन, इसको भैया लिख कर चिपका लीजिए अपने सामने जहां आप सोते हैं। एक ये लाइन, एक दूसरी लाइन, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, एक फाइट आपको और करनी है और अपनी एक सीट पक्की करनी है, माता पिता का नाम रोशन करना है। और मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा माता पिता का नाम रोशन करना, अपनी परिस्थितियां चेंज करना, बच्चों के लिए कुछ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी नजरों में इज्जत करना, आपको अपनी जिंदगी जीना, उसके लिए आपको काम करना है, करिए, क्योंकि आप सबके लिए काम करोगे तो ढीले पड़ जाओगे, लेकिन जिस दिन आपको अपनी नजरों में इज्जत चाहिए, अपने लिए काम करना है, तो आप कभी नहीं रुकोगे। आइए देखते हैं फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि चलो भैया जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक क्या करना है, आपने इस यात्रा को क्या करना है, जारी रखना है। हो सकता है कि लहरें हमें डुबा दे, इट मे बी, ये पॉसिबल है, इट मे बी, हो सकता है, द गल्फ विल वॉश अस डाउन, जो लहरें हैं वो हमें क्या करें, डुबा दें। इट मे बी, हो सकता है, वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, या फिर हो सकता है कि हम क्या करें, उस जो सुखद द्वीप है वहां तक पहुंच जाएं। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज है ना भैया, हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं, आप एग्जाम दे रहे हो तो उसका दोनों पर्सपेक्टिव है, मे बी आप उसमें पास भी हो जाओ, मे बी आप उसमें फेल भी हो जाओ, लेकिन आपको क्या करना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि जिंदगी में आप जब फेल होते हो तो वहां से आपने सीखना है और वहां से सीख कर आगे बढ़ना है, तो आप कभी बेकार तो नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी है। कुछ ना कुछ तो आप लाइफ में कर ही लोगे और जो करोगे उसमें आप खुद की इज्जत कर पाओगे, क्योंकि आपने मेहनत की है इतनी। तो वही वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमें ये जो लहरें हैं वो डुबा दें, या फिर ये भी हो सकता है भैया पॉजिटिव भी देखो कि हम उस हैप्पी आइल्स पे पहुंच सके, उस
जो खुशी भरा, जो अच्छा सा जो आइलैंड है, जो सुखद द्वीप है जहां हम जाना चाहते हैं, वहां हम पहुंच जाएं एंड सी द ग्रेट एक्लीज। और हम वहां पर किसे देखें? ग्रेट एक्लीज को देखें। ठीक, वहां पर जब हम पहुंच जाएं तो हम उस महान एक्लीज को देखें, whom we know, जिसे कि हम जानते हैं, क्योंकि एक्लीज के बारे में हमने होमर और उन सबकी क्या है उनके वर्क में पढ़ा है और हम वहां पर जानते हैं। तो हम क्या करें? उसे जो है, क्योंकि हम उसे जानते हैं तो हम क्या कर सके उन्हें, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं, होम वी नो, जिसे हम जानते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जाना है, हो सकता है हम उसे वहां पर देख पाए एंड वी सी द ग्रेट एक्लीज, उस ग्रेट एक्लीज को देख पाए, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बहुत ही एडवेंचरस रहा है। दो मस्ट इज टेकन मस्ट अबाइड्स, आगे वो कह रहे हैं कि यद्यपि बहुत कुछ छिन गया है, बहुत कुछ शेष है, तो मच इज टेकन, बहुत कुछ छिन चुका है, बहुत कुछ टेकन हो गया है, मच अबाइड, लेकिन क्या है, बहुत कुछ शेष भी है। हम अब वह शक्ति नहीं जो पुराने दिनों में थे। एंड दो यद्यपि वी आर नॉट नाउ द स्ट्रेंथ एंड विच इन ओल्ड डेज, अब हम वो शक्ति नहीं रहे, अब हमारे अंदर उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। यानी बहुत कुछ हमारे पास से टेकन छिन चुका है, यानी हमारी युवा अवस्था हमसे छिन चुकी है। मच अबाइड, लेकिन बहुत कुछ बचा भी है। क्या बचा है? एक एडवेंचरस स्पिरिट बची है, एक जीता जागती आत्मा बची है, जिसके अंदर अभी भी जुनून है, पैशन है लाइफ में आगे बढ़ने का, जिंदगी को जीने का। तो वो एक चीज हमारे पास बची भी है। तो वही वो कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर वो फिजिकल स्ट्रेंथ, वो चीज़ नहीं रह गई है। अब हम क्या हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके हैं। तो वो चीज़ अब हमारे पास पुराने दिनों में नहीं रही है जो पहले हमारे पास शक्ति हुआ करती थी। मूव्ड हेवन एंड अर्थ, जो कि क्या करती है? धरती और स्वर्ग को हिला देती थी। यानी हमारे अंदर इतनी पावर थी, युवावस्था में इतने स्ट्रांग थे, इतना पावर था कि हम पृथ्वी और अर्थ को हिला सकते थे। यानी हमारे अंदर कितनी स्पिरिट, कितना पागलपन, कितनी आग, कितना जोश था। अब वो नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी हमारे अंदर बहुत कुछ क्या है? बाकी है। दैट that which we are one equal temper of heroic heart। आगे वो क्या कह रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि फिर भी हम वही हैं। क्या है भाई? हम वही हैं जो पुराने समय में थे। क्यों वही हैं? आप मुझे बता सकते हैं क्यों वही हैं? बताइए। क्योंकि दिल वही है ना, शरीर बूढ़ा हुआ है, आत्मा नहीं बूढ़ी हुई है, आत्मा कमजोर नहीं हुई है। आगे वो यही कह रहे हैं कि फिर भी हम वही हैं, वीरों के समान, हृदयों का एक सा स्वभाव। यानी हमारे अंदर, हम सभी के अंदर वन इक्वल टेम्पर है ऑफ हीरोइक हर्ट। यानी हम सभी के हृदय कैसे हैं? हीरोइक हर्ट है। यानी हम सब एक समान है। शरीर से भले ही हम सबके सब वी आर क्या हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन दिल से अभी भी हम क्या है? हृदय से हम अभी भी इक्वली क्या है? एक जैसे हैं, हीरोइक हर्ट है। यानी कि क्या है? हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत, हमारा हृदय जो है वो बहुत ही ज्यादा वीरों के समान है। समय और भाग्य कमजोर हुए हैं, यानी कि मेड वीक बाय टाइम्स एंड फेट। यानी हमारा समय कमजोर हो गया है, हम बूढ़े हो चुके हैं। हो सकता है भाग्य से हम कमजोर हो गए हों कि हम मृत्यु को प्राप्त कर जाएं, लेकिन हमारे हृदय अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। यानी हमारे हृदय में अभी भी वीरता, अभी भी शक्ति है, अभी भी इक्वल पावर है, बट स्ट्रेंथ इन विल। लेकिन क्या है हमारे अंदर? क्या है? विल है, यानी एक इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। एंड ट्रस्ट में ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर जिस दिन जाग जाती है, किसी भी पर्सन के अंदर जिस दिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति जाग जाती है ना, उस दिन उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपके अंदर ये विल पावर होनी चाहिए, ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किस चीज की दृढ़ इच्छा शक्ति है? टू स्ट्राइव, यानी प्रयास करने की, टू सीक, खोजने की, टू फाइंड, पाने की, एंड नॉट टू यील्ड, कभी ना झुकने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। यानी कि हम क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे, हम खोजेंगे, हम पा भी जाएंगे, लेकिन हम कभी भी झुकेंगे नहीं। तो ये चीज पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, बताया था कि ये जो वर्क है ये कैसा है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था। इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि अपनी स्पीच को डिलीवर करता है, और यहाँ पर इनर थॉट को वो अपने ऑफन जो है प्राय वो क्या करता है? अपना जो इनर थॉट है उसे दिखाने की कोशिश करता है, और जो लिसनर है वो क्या करता है? रिमेन साइलेंट, साइलेंट रहता है। उसके बाद अगर बात करें इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की, तो इसमें क्या है? द एंटायर पोम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग। अब यहाँ पर देखिए यूलिसिस क्या है? अपने थॉट्स को एड्रेस कर रहा है, ठीक, लोगों को बता रहा है, ऑडियंस को बता रहा है, ठीक, सभी लोगों को बता रहा है कि ये क्या है? मेरे लिए ये राजा के जैसे ये रहना बनना क्या है? बिल्कुल व्यर्थ जैसा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि पोम को ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। मेटाफर की अगर बात करें तो मेटाफर में क्या होता है? इसमें कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक एंड एज का, सो का यूज किए हुए। जैसे लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल,
यहाँ पर लाइफ का कंपेयर किससे है, टू अ पाइल, रिप्रेजेंटिंग क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी को दिखाने के लिए क्या किया गया है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए जो नॉलेज है उसको मेटाफोरिकली फेडिंग स्टार की तरह दिखाया गया है, एक एंडलेस स्टार, एक अनरीचेबल स्टार की तरह शो किया गया है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर क्या है, सिमिली है। सिमिली क्या होता है, सिमिली में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सिमिली में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे कि आप देखो, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। अब यहाँ पर जो लाइक आया हुआ है, तो ये जो लाइक वर्ड है ये क्या है, ये क्या है, कंपैरिजन है। ठीक, कंपैरिजन है लेकिन लाइक वर्ड का यूज किया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है एलिट्रेशन, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ईजी है। कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बिगिनिंग में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए एम का साउंड रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं मैच्ड है, ये देखिए मैच्ड, एंड ये देखिए मीट, तो ये सॉरी ये आई पे लग गया, तो एम, ये एम का क्या है, साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये चीज आप देख रहे हो। एंड उसके बाद अगर हम आप बात करें तो यहाँ पर देखिए डी का साउंड भी रिपीट हो रहा है। ठीक, ये देखिए डी डी डी। ठीक, आगे बात करें, देखिए सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रोथ एंड थॉट विथ मी, यहाँ पर किसका, टी का और टी एच का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, टी का साउंड एंड टी एच का साउंड रिपीट हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये टी है एंड यहाँ पर देखिए टी एच है, इधर क्या है टी एच है, तो ये साउंड क्या हो रहे हैं, आपस में रिपीट हो रहे हैं। इधर देखिए टी का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच था, ये था एलिट्रेशन। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जब ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 है दिस ग्रे स्पिरिट, ये यीनिंग इन डिजायर। अब यहाँ पर जो सोल है उसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है एज यर्निंग। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सोल का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। एंड अगर आप ये देखो वेसल पफ्स हर सेल, यहाँ पे क्या है, शिप इज गिवन लाइफ, शिप को क्या किया गया है, लाइफ दी गई है, क्योंकि यहाँ वेसल पफ्स की बात की जा रही है, हर सेल की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर इफ इट ब्रीथ्स की बात की जा रही है। तो ये क्या है, ये पर्सोनिफाई किया जा रहा है शिप को। यहाँ पर एक और लाइन थी जहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ था, जो कि मैंने आपको उसी टाइम पर बता दिया था। ठीक, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगर बात करें सिंबलिज्म की, जो कि अगला फिगर ऑफ स्पीच हमारा है सिंबलिज्म, उसको देख लेते हैं। यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज क्वालिटी बियॉन्ड लिटरेरी मीनिंग, यानी जो लिटरल मीनिंग होती है उससे अलग अगर हमें कुछ दिखाना होता है, बताना होता है, उसकी क्वालिटीज को, आइडियाज को दिखाना होता है, तो हम किसका, सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। अब यहाँ पर क्या सिंबलाइज किया जा रहा है, यहाँ पर सिंबलाइज किया जा रहा है, सिंबलाइज गोइंग बियॉन्ड डेथ ऑन सीइंग न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, वो डेथ के बियॉन्ड जाकर एक न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यानी द हाई हैप्पी आइलैंड्स को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था ना, या तो हम डूब जाएंगे या तो फिर हम नए अद्भुत हैप्पी आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। तो वही वो कह रहे हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, इसको सिंबलाइज करने की कोशिश की गई है। अब मैथिकल पैराडाइज की बात की गई है, रिप्रेजेंटिंग हेवन, या फिर आफ्टर लाइफ के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ये जैसे मरने के बाद लोगों को हेवन प्राप्त होता है, या फिर आफ्टर लाइफ की बात है, तो वहां पर यही दिखाया गया है कि या तो हम मर जाएंगे या तो फिर हम क्या कर जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आगे बात करते हैं रेपिटेशन की। तो रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए रेपिटेशन बार बार है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस देने के लिए बार बार किसका यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है इंजैममेंट। इंजैममेंट काफी ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पर। इंजैममेंट का मतलब होता है कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज, यानी कि बिना पॉज के जब सेंटेंस को कंटिन्यू किया जाता है तो क्या होता है, वो आपका इंजैममेंट होता है। जैसे कि ये वाली लाइन आप देखो, और भी लाइंस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, आइडिया जो है वो फ्लो होता रहता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क या फिर विदाउट एनी पॉज। तो ये आपको कंटिन्यूएशन थॉट्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आप ऐसे थॉट्स को जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आप उन्हें बोलते हैं इंजैममेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अगला है आपका पैराडॉक्स। क्या है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है कि स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट
कंटेन्स ट्रू, जो कि देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। कैसी लगती है? कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है वो देखने में, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो वो आपको कैसी लगेगी? वो आपको ट्रू लगेगी, बिल्कुल सच लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं तो इसमें क्या लाइन है। वो बोलता है ना कि मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग बाय विल। अब ये क्या है? ये अपने आप में अपोजिट ही तो है कि एक तरफ आप वीक भी हो गए हो और आप दूसरी तरह स्ट्रॉन्ग भी हो, तो ये अपोजिट है ना, कंट्रास्ट है। लेकिन देखिए तो इसमें ट्रूथ है क्या? कि वो वीक तो शरीर से हुआ है ना, शरीर से वो वीक हो गया है, टाइम से एंड फेट से वीक हो गया है, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग क्या है? उसकी जो विल है वो अभी भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यानी वो फिजिकली वीक हो सकता है, एज का प्रभाव उसके ऊपर, उसके शरीर पर पड़ सकता है, लेकिन मेंटली क्या है? वो मेंटली अभी भी स्ट्रॉन्ग है और वो जीवन को क्या करना चाहता है? जीना चाहता है। आगे देखिए एपिस्ट्रोफी की बात करें तो एपिस्ट्रोफी में क्या होता है? जब किसी एब्सेंट पर्सन को या डेड पर्सन को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है तो वो आपका एपिस्ट्रोफी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कम माई फ्रेंड, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ड। यहाँ पर क्या किया गया है? यूलिसीज जो है वो अपने जो भी उसके साथी हैं, जो नाविक साथी हैं, उन्हें क्या कर रहा है? उन्हें डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। तो वो वहां पर एब्सेंट है नहीं, लेकिन वो उन्हें क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? ये हो गया एपिस्ट्रोफी। आगे अब आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट फेसेस बाय यूलिसीज इन द पोम। पोम में वो कौन सा मेन कॉन्फ्लिक्ट यूज करता है? वो यूज ये करता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज ड्यूटीज एंड पर्सनल डिजायर। अब देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उसकी ड्यूटीज क्या है? वो इस समय किंग है, तो उसकी ड्यूटी ये है, लेकिन उसकी पर्सनल डिजायर क्या है? एडवेंचर करना, वो लाइफ को जीना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है? दोनों के बीच में फंसा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज यूलिसीज मीन व्हेन ही सेज आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। अब इसके बारे में क्या है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हिज एक्सपीरियंस हैव शेप्ड हिज डिग्निटी। इसका मतलब क्या है? आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल, मैं इन सब का पार्ट रहा हूँ, दैट आई हैव मेट, जिससे मैं अभी तक मिला हूँ। किन चीजों से? चाहे वो खुशियों भरे पल हो, चाहे कठिन परिस्थितियां हो, चाहे वो लोग हों, सरकारें हैं, वहां का कल्चर है, कुछ भी है जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ, वो सब क्या है? मैं उन सभी का पार्ट रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? वो सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे क्या है? मुझे शेप किया है, मुझे एक आइडेंटिटी दी है, मुझे एक पहचान दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which line from the poem best reflect Ulysses enduring spirit of exploration। तो कौन सी लाइन है? ऑब्वियसली ये लाइन है जो कि बहुत फेवरेट है, टू स्टाइव टू स्टीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यानी प्रयास करो, आगे बढ़ो, खोजो, फाइंड करो, लेकिन कभी भी थको मत, कभी भी रुको मत। 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डज यूलिसीज इंटरेस्ट द किंगडम ऑफ टेलीमेकस। ठीक, क्या रीजन रहता है? क्योंकि वो कहता है कि टेलीमेकस इज बेटर सूटेड फॉर पेशेंट गवर्नर। यानी कि वो क्या कर सकता है? वो इसको क्या करता है? रूल कर सकता है। वो उसके अंदर पेशेंस है, उसका इंटरेस्ट है इसमें, तो वो बेटर सूटेड है इस किंगडम के लिए, वो काम करे, वो ज्यादा अच्छा है। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूलिसीज रिटन इन। क्या वो किस पोएटिक फॉर्म में है? तो ऑब्वियसली किस में है? ब्लैंक वर्स में है। एंड ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। थोड़ा जल्दी मैं करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इलेबोरेट करने के लिए बचा नहीं है, इसीलिए फटाफट से इसको हम फिनिश कर रहे हैं। What does the metaphor to follow knowledge like a sinking star। यहाँ पर क्या यूज हुआ है? तो आप देखिए, knowledge is unreachable, always distant, यहाँ पर बात की गई है। ठीक, कैसे? सिंकिंग स्टार की तरह है नॉलेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टोन ऑफ द पोम। पोम की टोन कैसी है? तो उसकी टोन बहुत ही डिफिएंट एंड इंस्पायरेशनल है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि इस पोम को अपनी फेवरेट पोम बनाइए और इससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो आगे बात करते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, द लाइन डेथ क्लोजेस ऑल बट समथिंग एट द एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। तो ये क्या है? ये पैराडॉक्स है। ऑब्वियसली पैराडॉक्स में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, लेकिन जो है
यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो सब कुछ खत्म कर देती है, वहां पर सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन उससे पहले भी क्या है, उस एंड से पहले भी समथिंग कुछ है, उस एंड से पहले भी, यानी कि उसको लाइफ जीनी है, जब तक जीवन है उसका हर एक घूंट उसको जीना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पैराडॉक्स है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि विच क्लासिकल रेफरेंस इज नॉट मेड इन द पोम। कौन सा क्लासिकल रेफरेंस नहीं लिया गया है, एक्लीज, हेड्स। तो देखिए इसकी तो बात की ही गई है। ठीक, एंड ये भी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है, हैप्पी आइल्स इज यूज्ड। हैप्पी आइल्स की का यूज किया गया है। ठीक, ये हैप्पी आइल्स का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसका यूज नहीं किया गया है, एलियन फील्ड्स का यूज नहीं किया गया है, यानी कि जो एलियन फील्ड दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है, इसका यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूलिसिस डिससैटिस्फाइड विथ रूलिंग इथाका। वो इथाका को रूल करने में क्यों डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि वो क्या फील करता है, ही फील्स स्टैग्नेंट एंड लॉन्ग्स फॉर एक्सप्लोरेशन। यानी कि वो अपने आप को स्टैग्नेंट, बिल्कुल रुका हुआ, आलसी, जैसे पानी रुक जाता है, बिल्कुल उसी तरह से रुका हुआ सा महसूस करना चाहता है। और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो लाइफ को एक्सप्लोर करते रहे, हमेशा एडवेंचर करते रहे, इसीलिए वो क्या है, अपने इस पोजिशन से डिससैटिस्फाइड है। अब यहाँ पर मेंस के आंसर की बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, हाउ डज टेनिसन पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस इन द पोम। इस पोम में जो यूलिसिस का कैरेक्टर है उसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कैसे पोर्ट्रे किया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आंसर देखिए, इन यूलिसिस टेनिसन पोर्ट्रेज यूलिसिस एज अ सिंबल ऑफ इटर्नल क्यूरियोसिटी, करेज एंड इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट। यानी कि क्या है, उसको बहुत ही सिंबल के रूप में दिखाया, किसके, कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है बहुत ज्यादा, करेज है बहुत ज्यादा, साहस है बहुत ज्यादा, उसके अंदर एक स्पिरिट है जो वो जीवन को जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इसके सिंबल के रूप में उसने यूलिसिस को क्या किया है, पोर्ट्रे किया है। दो ही हैज रिटर्न टू इथाका एंड रिज्यूम्ड किनशिप, ही फाइंड नो जॉय इन रूलिंग। क्या है, वो इथाका वापस आता है क्योंकि उसने ट्रॉय का क्या कहते हैं, लड़ाई लड़ी है 10 साल, और 10 साल उसे रिटर्न होने में, यानी 20 साल के बाद जब वो अपने यहाँ पर वापस लौटता है और वो किंगशिप, उसे फिर से राजा की मतलब उसे वो राजा बनता है, किंगशिप होता है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, रूल करने में कोई भी जॉय, कोई भी खुशी महसूस नहीं करता है। ही फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिज पीपल। वो अपने ही लोगों से, और जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो गृहस्थ जीवन है, उससे बहुत ज्यादा कैसा डिसकनेक्टेड फील करता है। उसको लगता है मैं इन सारी चीजों के लिए नहीं बना हूँ। यूलिसिस लॉन्ग्स फॉर एडवेंचरस लाइफ ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग। मैं किन चीजों के लिए बना हूँ, जो यूलिसिस है वो एडवेंचरस लाइफ के लिए, इन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए बना है। उसको लगता है कि मैं बिल्कुल स्टैग्नेंट होकर लाइफ में एक जैसा जीवन नहीं जी सकता, जहां पर कुछ सीखने के लिए, कुछ एडवेंचर करने के लिए हो ही ना। मुझे जिंदगी में डिफिकल्टीज चाहिए, मुझे जिंदगी में एडवेंचर चाहिए, मैं उसके लिए बना हूं। इवन इन ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज में भी ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ पैसिव एक्सिस्टेंस। यानी कि राजा क्या है, एक पैसिव एक्सिस्टेंस की तरह वो राजा की उपाधि को देखता है और उसे लगता है कि मैं राजा हूं तो मैं एक पैसिव एक्सिस्टेंस की तरह रूल कर रहा हूं, मेरा कोई इतना इंपॉर्टेंट मतलब एक्टिव रोल नहीं है जितना कि मैं ट्रैवल में, एडवेंचर में अपना एक्टिव महसूस करता हूं। तो वो चीज दिखाया गया है। एंड इंस्टेड इन डिजायरिंग टू सेल इनटू द अननोन इन सर्च ऑफ ग्रेटर मीनिंग। यानी वो क्या करना चाहता है, वो लास्ट में एक न्यूअर वर्ड को सर्च करना चाहता है, वहां पे देखना चाहता है, वहां की परिस्थितियों को देखना चाहता है, जो कठिनाइयां उन्हें महसूस करना चाहता है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता है। टेनिसन यूजेस यूलिसिस टू रिप्रेजेंट दोज हु बिलीव दैट लाइफ शुड बी लिव्ड फुली विद पर्पस एंड इंटेंसिटी व्हाइल द वेरी एंड। यानी कि जो यूलिसिस है, टेनिसन ने यूज किया है कैसे, यूलिसिस को दिखाने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए उन लोगों के लिए जो ये विश्वास करते हैं कि जो लाइफ है वो पूरी फुल ऑफ पर्पस होनी चाहिए, फुल ऑफ इंटेंसिटी होनी चाहिए लाइफ में। जो जब तक लाइफ खत्म ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, लाइफ का कोई पर्पस, कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे लोगों की सोच को, ऐसे लोगों के बिलीफ को दिखाने के लिए उन्होंने यूलिसिस का जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया है। आगे देखिए, दो ड्रामेटिक मोनोलॉग। The people highlights his heroic determination। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से उन्होंने क्या क्या है, उसकी जो हीरोइक डीड्स हैं, जो हीरोइक डिटर्मिनेशन है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इस लाइन के थ्रू स्पेशली टू कीप सर्विंग, सीकिंग एंड नेवर यील्डिंग। यानी कि वो प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा, थकेगा लेकिन रुकेगा कभी भी नहीं। यूलिसिस बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एम्बिशन, रेस्टलेसनेस एंड टाइमलेस
ह्यूमन क्वेस्ट ऑफ पर्पस, यानी कि उसे लाइफ में क्या है, उसका लाइफ में कोई उद्देश्य है, पर्पस है। वो लाइफ में बस यूं ही नहीं रहना चाहता, वो हमेशा उसके अंदर एम्बिशन है, वो बिल्कुल थके आगे बढ़ना चाहता है। उसके लिए जो टाइम है वो कोई भी बाउंड नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, ओल्ड एज उसके लिए बाधा नहीं है। बस वो जीवन में क्या करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो ये था ऑल अबाउट आपका यूलिसीज के बारे में। यूलिसिस का पार्ट 1 बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार जाकर पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगी। एंड पार्ट 2 ये है, ये मैं डाल दूंगी आपको। एंड जो लोग उसमें देखना चाहते हैं मैराथन्स में, यानी कि पूरा का पूरा एक में देखना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी वीडियो कंबाइन करके मिल जाएगी। तो ये आपको मैंने यहाँ पर MCQ क्वेश्चन दिए हैं, मेंस का एक क्वेश्चन दे दिया है कि आपको कैसे लिखना है, एंड आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बता दी है। तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी छोड़ा है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताइएगा, क्या इस पोम ने आपको भी मोटिवेट किया है? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।